मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 11 तीसरी राजकुमारी। उस चुड़ैल को छोड़ो। C11 तीसरी राजकुमारी। अध्याय 11 तीसरी राजकुमारी। समुद्री हवा बहुत ठंडी हो गई है। समुद्र की असीम सतह को निहारते हुए गाजिया विंबलडन ने अपने हवा में उलझे बालों को सहलाते हुए कहा। उसकी आवाज में खेद का भाव था। क्योंकि सर्दी आ रही है, उसने पीछे खड़े खूबसूरत आदमी की ओर देखते हुए कहा और उसे जवाब दिया। हालांकि ये दक्षिण है, लेकिन ये गहरा दक्षिण नहीं है। वहाँ लोग नहीं समझते कि सर्दी का क्या मतलब है। सर्दियों के दौरान हमारा बेड़ा बंदरगाह में नहीं रह सकता। समुद्री धारा उन्हें रोककर रखेगी, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस समय उन्हें अंतिम यात्रा पर होना चाहिए। महिला ने पलटकर कहा, रयान, ब्लैक सेल बेड़े को रवाना हुए कितना समय हो गया है? 2 महीने और 4 दिन, आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अगर कुछ और नहीं हुआ तो 3 दिनों के भीतर वे क्लियर वाटर बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। वह हंसी, मुझे उम्मीद है कि वे मुझे पर्याप्त आश्चर्य दे सकेंगे। रयान ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। शरद ऋतु के सूरज की रोशनी में उसके भूरे बालों में चांदी के निशान थे, उसकी लंबी और पतली आंखें एक हरे रंग की थीं। उसे देखते हुए आप दमन की एक अवर्णनीय भावना महसूस करेंगे। लंबे समय तक तट पर रहने के कारण उसकी त्वचा थोड़ी खुरदरी हो गई थी। यह अब शाही परिवार की अन्य महिलाओं की तरह गोरी नहीं थी, लेकिन रयान ने कोई शिकायत नहीं की। उसकी नज़र में गाजिया का स्वभाव किसी भी अन्य सुंदरता को छाया में डाल देता था। ग्रेकेसल झुंड के उन जन्मजात मूर्खों की तुलना में वह अलग दिखाई देती थी, बल्कि राजा विंबलडन तृतीय की बेटी एक सच्ची प्रतिभाशाली महिला थी। उसके पास एक कुलीन महिला की बुद्धि और गर्व था, हालांकि अन्य कुलीनों के विपरीत, जो सामान्य ज्ञान का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। उस बिंदु पर वह कुछ हद तक आम नागरिकों की तरह थी, सामान्य से अलग, उम्मीदों से भरी, रोमांच के लिए बेहद समृद्ध भावना के साथ। बेशक किसी भी नागरिक के पास इस तरह की क्षमता और दूरदर्शिता नहीं होगी कि वह तुरंत ड्यूक के पद पर शामिल हो जाए। उसकी तुलना में अन्य अभिजात वर्ग में भी दूरदर्शिता की कमी दिखाई देती है। क्लियर वाटर बंदरगाह की समस्त व्यापारिक आय को बेड़े के निर्माण में पुनः निवेश किया जाना था। उनके खजाने में एक भी सिक्का नहीं छोड़ा जाना था। एक कंजूस की रोशनी बहुत दूर तक नहीं चमकने वाली थी। अलमारी में सोने का सिक्का छिपाना बेकार है। जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पत्थर की तरह हो जाएगा। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तभी इसका मूल्य पता चलेगा। मुद्दा यह है कि इसे खर्च करना इसे खोने के बराबर नहीं है। जब तक निवेश मौके पर हो, आपको मिलने वाला इनाम आपके निवेश से कहीं ज्यादा होगा। ये शुभ विधि रयान को अभी भी गहराई से याद है कि उसने उसे यह बताया था। ये लगभग ऐसा था जैसे वह उसके सिर को शुद्धतम बाम से अभिषेक कर रही थी। इसने आसानी से उसकी पूर्व शिक्षाओं की सभी विरासत में मिली अवधारणाओं को तोड़ दिया। उन कुलीन लोगों की तुलना में जो अपना पूरा दिन बचत करने और अपने सोने के खजाने की मात्रा बढ़ाने की कोशिश में बिताते थे, रयान को यह महसूस हुआ कि यह एक शासक का सच्चा तरीका था। इसलिए उसने साहपूर्वक अपना जीवन गाजिया के अधीन कर दिया है तथा क्लियर वाटर बंदरगाह तक उसका अनुसरण करने की शपथ ली है। यहाँ पहुँचने के बाद रयान को पता चला कि तीसरी राजकुमारी अपने दर्शन से कहीं बढ़कर थी। न केवल वह दर्शनशास्त्र की व्यक्ति थी, बल्कि वह एक कर्मशील व्यक्ति भी थी। उसकी योजना के केंद्र में उसका ब्लैकसेल बेड़ा था और उसकी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग पर कोई बाधा नहीं थी। 5 साल पहले ही गाजिया की सेना ने क्लियर वाटर के बंदरगाह में घुसपैठ की, उसके ब्लैकसेल बेड़े को संगठित और तैयार किया और फिर उसके पिता विंबलडन III ने राजा के पद के लिए प्रयास शुरू किया। दूसरे शब्दों में, शुरू से ही वह पहले से ही सभी अन्य उत्तराधिकारियों से आगे चल रही थी। गाजिया ने कहा, चलो कमरे के अंदर वापस चलते हैं, हवा और भी तेज होती जा रही है। उसका महल प्राकृतिक बंदरगाह के ऊपर ब्लू वाटर पोर्ट पर स्थित था। टावर जैसी इमारत तट के ऊपर तैनात एक रक्षक की तरह लग रही थी। टावर के शीर्ष पर एक गोलाकार छत थी, जिसमें देखने का एक निर्बाध क्षेत्र था। पूरे बंदरगाह से एक विहंगम दृश्य देखना संभव था, व्यापारी जहाजों के आने जाने को देखना। आज 5 साल के अपने काम के बाद क्लियर वाटर पोर्ट में व्यवसाय योजना पहले से ही आकार लेने लगी थी। हर 6 महीने में एक नाव लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा उसने पहले ही लोगों का भरोसा हासिल कर लिया था। जबकि तीसरी राजकुमारी अच्छे मूड में लग रही थी, रयान ने झिझकते हुए अपना सबसे बड़ा संदेह व्यक्त किया, जो उसे महीनों से सता रहा था। महाराज, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जिससे समुद्री हवा का शोर बाहर रह गया। आप बोल सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
तुम ये सब कैसे जान सकती थी? राजा के आदेश की घोषणा से पहले ही उसने ये भी सोचा था कि यह असंभव होगा कि उसके पिता विंबलडन 3 ने उसे पहले से ही इसके बारे में बताया होगा, लेकिन इस मामले पर ध्यान से सोचने के बाद भी वह अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। हर कोई जानता था कि दूसरा राजकुमार वह उत्तराधिकारी था जिसे राजा सबसे अधिक महत्व देता था, उसके लिए राजा का आदेश स्थापित किया गया था। ये बात सभी को समझ में आ रही थी, क्योंकि दूसरे राजकुमार ने वेलेंसिया को जागीर के रूप में प्राप्त किया था। क्या वह ये सब खुद ही सोच सकती थी, जबकि उसने 5 साल पहले ही अपनी योजना बनानी शुरू कर दी थी? भगवान, वह सिर्फ 18 साल की थी। पूर्वानुमान। उसने अजीब सा भाव दिखाया। क्या तुम मुझे डायन समझते हो? मुझ में उस तरह की क्षमता नहीं है। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता अपने दूसरे बेटे के लिए रास्ता साफ करते हुए किंग ऑर्डर के लिए प्रयास की घोषणा करेंगे। वास्तव में किंग ऑर्डर के लिए प्रयास और मेरी योजना के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं था। जब रयान को अचानक इस पहलू का एहसास हुआ तो उसका मुंह और चौड़ा हो गया। रयान के चेहरे पर अविश्वास के भाव देखकर गाजिया मुस्कुराया। मुझे मत बताओ कि मुझे अपने पिता का इंतजार करना चाहिए था। पहले मुझे ये बताने के लिए कि मुझे सिंहासन के लिए लड़ना चाहिए, क्या तब मेरे पास सिंहासन के लिए लड़ने की क्षमता होती? इसी तरह क्या अंत में वह व्यक्ति जो अपने शहर पर सबसे अच्छा शासन करता है, वह ग्रे कैसल के सिंहासन पर बैठने वाला होता? मुझे लगा कि जब आपने ब्लैकसेल फ्लीट को देखा था तो आप मेरी योजना समझ गए होंगे। इसलिए यही कारण है, रयान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका बेड़ा केवल सिंहासन की लड़ाई के लिए नहीं है। तीसरे राजकुमारों से संबंधित ये बेड़ा बंदरगाह छोड़ने के बाद पाल बदल सकता था, दूसरे शहरों और देशों के जहाज़ों को लूट सकता था। इसी तरह तीसरे राजकुमारों ने लोगों को समुद्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे उसके ब्लैकसेल बेड़े में भाग ले सकें। उसने वादा किया, सारी लूट जहाज के कप्तान की संपत्ति बन जाएगी। क्लियर वाटर का बंदरगाह इस लाभ के लिए कभी कोई कर नहीं वसूलेगा। इस कदम से उसे बहुत धन प्राप्त होगा, इसलिए इस बार उसने ब्लैकसेल बेड़े को सीधे दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया था ताकि अंतहीन केप से गुजरने वाले किसी भी जहाज को लूटा जा सके, साथ ही दक्षिणी शमीन के लोगों को भी लूटा जा सके। और ये उपाय सिर्फ पैसे के लिए नहीं थे। उसने लूटी गई संपत्ति को शहर बनाने या जमीनी व्यापार का विस्तार करने में नहीं लगाया, उसने बस इसे वापस यार्ड में निवेश किया और जहाज बनाना जारी रखा। पिछले कुछ वर्षों में उसने बड़ी संख्या में अनुभवी नाविकों और भयंकर योद्धाओं को प्राप्त किया था और लोगों के दिलों और दिमागों पर भी कब्जा कर लिया था। अगर वह शासन करना जारी नहीं रख सकती थी तो जहाज़ों और गांवों की लूट में भाग लेने वाले सभी लोगों को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अपने क्षेत्र के शासन में सर्वश्रेष्ठ ग्रे कैसल के सिंहासन पर समाप्त होगा। नहीं, रयान अब जानता था, सिंहासन पर बैठने में सक्षम होने के लिए उसे कई युद्धपोतों और सैनिकों की आवश्यकता होगी। फिर वह सानवान नदी का अनुसरण कर सकती है, यहाँ तक कि गोल्डन हार्वेस्ट शहर पर दबाव डालने के लिए भी। तुम्हें पता था कि तुम्हें क्लियर वाटर बंदरगाह पर नियुक्त किया जाएगा। ये, जैसा कि कोई सोच सकता है कि यह अप्रत्याशित था, इस जगह के व्यापारिक मूल्य को बढ़ाने के लिए एक सौदा था। गाजिया ने कंधे उचका दिए। मूल रूप से यह उस चर्च को भुगतान था जिसने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की थी। चर्च से संबंधित। ये देखकर कि उसके समकक्ष ने कुछ और नहीं कहा, रयान ने भी आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह जानता था, भले ही गाजिया पोर्ट ऑफ क्लियर वाटर में न आए हो, ये जगह अभी भी उसकी इच्छा का पालन करेगी और उसकी इच्छित दिशा के अनुसार आगे बढ़ेगी। उन बातों को एक तरफ रखते हुए उसने अपने लिए एक कप काली चाय बनाई। पहले की छोटी सी तरकीब नाकाम हो गई लगती है। हाँ, रयान ने जल्दी से अपने विचारों को पुनः प्राप्त करते हुए कहा, केवल बॉर्डर टाउन से ही खबर आ रही है। उन्होंने बताया कि गोलियां विफल हो गई हैं। अन्य स्थानों से कोई खबर नहीं है। कोई खबर न होने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वे मेरे भाइयों द्वारा मारे गए, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। मूल रूप से वे शतरंज के मोहरे थे जिन्हें आसानी से व्यवस्थित किया गया था, केवल इस बीच उपयोग करने के लिए। हालांकि उसने विषय बदल दिया, अन्य मोहरों का विफल होना सामान्य बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा चौथा भाई भी अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ होगा। सच बताऊं तो मैं थोड़ा निराश हूं। किंगफिशर ने गुप्त संदेश में कहा था कि राजकुमार ने इसे खाया जरूर, लेकिन असफलता तो असफलता ही होती है। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, गाजिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा। जल्द ही राक्षसों के महीनों का समय आ जाएगा। हमारे प्यारे भाई को लोंगसोंगगढ़ में शरण की तलाश करनी होगी, है न? जब वह क्षण आएगा जब राक्षस जानवर आक्रमण करेंगे,
मुझे डर है कि उसे गढ़ के अंदर लंबे समय तक रहना होगा। उसे लिखो, उसे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या भाग्य की देवी एक बार फिर चौथे भाई के साथ रहेगी। हाँ महाराज, तुम आगे बढ़ो। गाजिया ने अपना हाथ हिलाया। जब रयान जाने वाला था, राजकुमारी ने उसे एक बार फिर बुलाया। आह, हाँ, मुझे याद आ रहा है कि गोली एक कीमियागर मास्टर से खरीदी गई थी, है न? रयान ने सिर हिलाया। उसने तब क्या कहा था? गोली रंगीन, स्वाधीन होगी और पानी के अंदर पिघल जाएगी। अगर यह मुंह में चली गई तो लाइलाज हो जाएगी, निश्चित मौत। यह उसकी नवीनतम रसायन विज्ञान की उपलब्धियां थी, है न? गाजिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, उसे फांसी दो। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास, उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 12 फायरिंग। उस चुड़ैल को छोड़ो। C12 फायरिंग। अध्याय 12 फायरिंग। रोलांड पिछवाड़े में भट्टी के पास खड़ा होकर सीमेंट की पहली खेप निकलने का इंतजार कर रहा था। सीमेंट उत्पादन के लिए उन्होंने जो ईंट का घर बनाया था, वह 15 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा था। आगे और पीछे दोनों तरफ एक एक दरवाजा था। सामने का दरवाजा जितना संभव हो उतना बड़ा था, ताकि लोग आसानी से घर में सामग्री ले जा सकें। इसके बजाय पीछे का दरवाजा केवल एक व्यक्ति चौड़ा था। इसका एकमात्र उपयोग अन्ना को फायरिंग रूम में गुप्त रूप से जाने देना था। इसलिए उन्होंने घर के चारों ओर आधी दीवार भी बनवाए। आयात निर्यात व्यवस्था की सुरक्षा शूरवीरों द्वारा की जाती थी। वे कांटे के आदमी थे, वफादारी संदेह से परे थी। सीमेंट उत्पादन की प्रक्रिया बहुत सरल थी। सबसे पहले चूना पत्थर को पीसकर पाउडर बनाया जाता था। उसके बाद उसे मिट्टी, लोहे के पाउडर के साथ मिलाया जाता था और फिर उसे सूखी या गीली विधि से शांत किया जाता था। प्लास्टिक के साथ अंतिम पीसने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है। कच्चे माल बहुत आम थे, केवल लोहा ही बड़ी मात्रा में प्राप्त करना और रखना मुश्किल था। महत्वपूर्ण तथ्य सही कैल्सीन तापमान तक पहुंचने की प्रक्रिया में निहित है। रोलांड को सीमेंट बनाने के लिए जरूरी तापमान याद नहीं था। अगर याद भी था तो उसके पास तापमान को मापने और नियंत्रित करने की संभावना नहीं थी, चाहे वह इंफ्रारेड थर्मो डिटेक्टर हो या थर्मोकपल तापमान मापने वाली बंदूक, दोनों ही उपलब्ध नहीं थे। इससे सीमेंट का उत्पादन अनगिनत गुना ज्यादा जटिल हो गया। वह सिर्फ इतना जानता था कि तापमान लोहे के पिघलने बिंदु के लगभग समान था और सीमेंट के उत्पादन में कैल्सीनेशन प्रक्रिया भी एक कठिनाई थी। कम उन्नत गलाने की तकनीक के युग में भट्टी का तापमान बनाए रखना सभी लोगों के लिए एक समस्या रही है। एक साधारण खुली भट्टी की गर्मी का नुकसान बहुत अधिक था। तापमान को 1200 डिग्री पर बनाए रखना मुश्किल था, लेकिन उसे एक उच्च तापमान प्रतिरोध भट्टी की भी आवश्यकता होगी। उसे ये पता लगाना होगा कि फाइब्रिक कैसे बनाई जाए। पारंपरिक लोहा बनाने वाली ब्लास्ट भट्टी को पिघलने के बिंदु तक मजबूर किया जाएगा। तापमान मानक तक हो सकता है, लेकिन संकीर्ण कक्ष सीमेंट के कैल्सीनेशन के लिए छोटा था। रोलांड को डर था कि राक्षसों के महीनों तक का समय पर्याप्त नहीं था। इसलिए रोलांड के भट्टे के डिजाइन में कोई तापन उपाय नहीं था। वह पूरी तरह से अन्ना पर निर्भर था। चूना पत्थर और मिट्टी के टूटे हुए कणों को पानी के साथ मिलाकर घोल बनाया गया। इसे भट्टे में समान रूप से फैलाया गया। फिर शूरवीरों ने दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। अन्ना पिछले दरवाजे से अंदर आए। उसकी आग ने मिट्टी के घोल को तब तक पकाया जब तक कि वह लोहे के चूर्ण के साथ पिघल नहीं गया। रोलांड कुछ हद तक बेचैन था। ये बॉर्डर टाउन को अपग्रेड करने की दिशा में उसका पहला कदम था। अगर वह सीमेंट नहीं बना सकता तो 3 महीने के भीतर दीवार बनाना खोखली बात होगी। दीवार के बिना इस जगह पर रहने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा, चाहे वह वास्तविक जीवन हो या काल्पनिक साहित्य। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक स्थिर आधार आवश्यक है। महाराज, इस तरह का उत्पाद वास्तव में पत्थरों को एक साथ रख सकता है? काट, जो चौथे राजकुमार के बगल में था, ने पूछा। हालांकि राजकुमार ने उसे बताया था कि यह ग्रे कैसल के कीमियागरों के नवीनतम शोध परिणाम थे, लेकिन वह अभी भी संशय में था। आखिरकार उन लोगों ने वास्तव में कोई उपयोगी उत्पाद नहीं बनाया है। कौन जानता है, वैसे भी उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा। रोलैंड ने अपने हाथ फैलाए। कीमिया और ज्योतिष की दुनिया ऋषि कला के रूप में जानी जाती थी। मुख्य भूमि में ये पेशे बहुत लोकप्रिय थे। आमतौर पर शाही परिवार अपने खुद के कीमियागर और ज्योतिषी विकसित करते थे ताकि वे भाग्य को परिष्कृत और भविष्यवाणी कर सके। आम लोगों के लिए ये अध्ययन बहुत ही उच्च कोटि के थे। इसे देखते हुए रोलांड ने स्वाभाविक रूप से सीमेंट के निर्माण का स्रोत कीमियागर प्रमुख को सौंप दिया। जहां तक मुख्य शूरवीर का सवाल है, उसका कोई महत्व नहीं था। खिड़की से वे देख सकते थे कि लौ धीरे धीरे जलना बंद हो गई।
ऐसा लग रहा था कि कैल्सिनेशन पूरा हो गया है। जब रोलांड उठकर देखने गया तो कार्टर को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वह ईंट के लिए पिछले दरवाजे के सामने अकेले ही इंतजार करने लगा। गेट चरमराते हुए खुले और अन्ना बाहर निकल आई। सबसे पहले रोलांड ने उसे एक लबादा पहनाया और उसके लिए एक कप पानी लाया। तुम कैसी हो? चुड़ैल का चेहरा धूल से भरा हुआ था। गीले प्रसंस्करण प्रणाली के कारण धूल की मात्रा कम थी, लेकिन कैल्सिनेशन के लिए आवश्यक गर्म हवा ने अभी भी कुछ धूल पैदा की। उसने मास्क नहीं पहना था। 10 मिनट से अधिक समय तक अंदर रहना स्पष्ट रूप से बहुत आरामदायक नहीं था। उसने खांसी और सिर हिलाया। घोल पहले से ही पाउडर में बदल गया है। रोलांड ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि भट्ठे का तापमान काफी कम नहीं हो गया। फिर भी उसने अपने सिर पर एक गीला तौलिया लपेटा। उसने फावड़ा पकड़ा और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया। वह एकदम से गर्म हवा से गिर गया। कुछ देर के लिए उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। उसके हाथों की त्वचा एकदम से जल गई। सौभाग्य से फावड़ा भर पाउडर उठाने में ज्यादा समय नहीं लगा, वरना इस वातावरण में कुछ मिनट और रहने पर तेज गर्मी का झटका लग सकता था। क्या तुम यही चाहती थी? अन्ना ने पूछा, जो अब चुड़ैल की पोशाक पहने हुए थी। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। रोलांड ने बारीक पाउडर को जमीन पर फैलाया, अपनी उंगली से तापमान को महसूस किया। ये निश्चित रूप से जानने के लिए हमें इसका परीक्षण करना होगा। इसका क्या उपयोग है? ये घर बनाने, पुलों और सड़कों की मरम्मत करने के लिए है। इसका इस्तेमाल कई अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है। अगर यह सफल रहा तो उसके बाद लोगों को हवा का डर नहीं रहेगा या उनके घर ठंड, बारिश या बर्फ से नष्ट हो सकते हैं। दूसरे हाथ से उसने लड़की के सिर पर थपथपाया। ये केवल तुम्हारी योग्यता के कारण ही संभव हो पाया है। अन्ना ने अपना सिर नीचे कर लिया। रोलांड को नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके थपथपाने के बाद लड़की की सांसें तेज हो गईं। सिद्धांत के अनुसार पिसी हुई सामग्री को जिप्सम के साथ आग में जलाना महत्वपूर्ण है। इससे सख्त होने के समय को समायोजित करना संभव होगा। लेकिन अब इतना सोचना बेकार होगा। थोड़े समय के ब्रेक के बाद रोलांड ने फिर से फावड़ा उठाया और अधिक पकड़ लिया। फिर उसने कार्टर को बुलाया जो आंगन के बाहर खड़ा था। उसे सीमेंट मोटा को मिश्रित करने के लिए रेत के साथ पाउडर के 3 अलग अलग मिश्रण तैयार करने दिए। मुख्य शूरवीर को इस शारीरिक श्रम से कोई परेशानी नहीं थी। उसके लिए इस तरह का काम करना उसके महारानी के लिए वैकल्पिक झगड़ों से कई गुना बेहतर था। जब वह ग्रेकासल में युवा महिलाओं, वेश्याओं के साथ सैर पर था, तब उसका अन्य युवा सरदारों के साथ झगड़ा हो गया था। क्योंकि कच्चे माल में कोई लौह चूर्ण नहीं मिलाया गया था, इसलिए जो रंग और चमक निकली वह औसत से हल्की थी, जो राख के रंग की दिखाई दे रही थी। रोलैंड ने एक ईंट पर ग्राउट फैलाया और फिर उसके ऊपर एक और ईंट रख दी। सीमेंट जमने का समय लगभग 4 घंटे होगा, लेकिन अस्थिरता के पूर्व उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परिणाम देखने के लिए कल तक इंतजार करने का इरादा किया। दूसरे दिन सुबह सुबह रोलांड, कार्टर और अन्ना जल्दी जल्दी पिछवाड़े में फायरिंग वाली जगह पर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि सीमेंट जमने की स्थिति में था। ईंट के 2 टुकड़े आपस में मजबूती से बंधे हुए थे। जमने की स्थिति असमान दिख रही थी, कुछ जगहों पर पाला भी जम रहा था। रोलांड नीचे झुका, बर्फ को खुरचते हुए अपनी उंगली को सख्त सीमेंट में दबाने की कोशिश कर रहा था। स्पर्श ने उसके दिल को प्रसन्नता का अनुभव कराया। सीमेंट की सतह ठोस थी, मिट्टी के स्पर्श से पूरी तरह से अलग, अर्थात खुरचने के लिए कील के इस्तेमाल से कोई निशान नहीं बचा था। कार्टर ने चौथे राजकुमार की हरकत दोहराई, चट्टान को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। उसने अपने पैर से उस तरफ जोर से लात मारी जब तक कि सीमेंट और मिट्टी के बीच का कनेक्शन टूट नहीं गया, लेकिन ईंटों के 2 टुकड़े अभी भी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आखिर में उसने अपनी तलवार की मूठ ईंट पर घुमाई, लेकिन सिर्फ एक कोने का छोटा सा टुकड़ा टूटा। ये सीमेंट का प्रभाव है। कार्टर को तुरंत इसकी भूमिका का एहसास हुआ। यह अविश्वसनीय है। कल ये पिघली हुई मोमबत्ती की तरह भी बह सकता था, बस एक रात बाद यह एक चट्टान की तरह है। इस तरह की सामग्री के साथ, इस इमारत के साथ शहर की दीवार बहुत तेजी से बनेगी। जब तक हमारे पास पर्याप्त पत्थर हैं, हम 5 साल में सीमा के चारों ओर एक दीवार भी बना सकते हैं। इसका क्या फायदा है? रोलांड ने इसे सही तरीका नहीं माना। ऊंची दीवार अंदर से आने वाले किसी भी दुश्मन को रोकने में असमर्थ होगी। मैं बॉर्डर टाउन के पुराने लकड़ी के घरों को ठोस कंक्रीट के कमरों में बदलना पसंद करूंगा, ताकि मेरे लोगों को अब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर होने की चिंता न करनी पड़े। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुख्य शूरवीर अवाक रह गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि चौथा राजकुमार अपनी सभी बुरी आदतों के साथ ऐसा कहेगा।
भविष्य में आप देखेंगे, रोलांड ने एक बार फिर खुद को इस बात के लिए पुष्ट किया कि वह जिस रास्ते पर चलेगा उसका महत्व क्या है। उसे जिन अनेक लड़ाइयों को लड़ना था, उनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहली उत्पादन क्षमता थी, और यहाँ चुड़ैल पहली उत्पादकता थी। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 13 शहर की दीवार। उस चुड़ैल को छोड़ो। सी 13 शहर की दीवार। अध्याय 13 शहर की दीवार। जल्द ही सीमेंट उत्पादन सही रास्ते पर आ गया। अन्ना को पर्याप्त आराम देने के लिए भट्ठी का उपयोग दिन में केवल 2 से 3 बार किया जाता था। प्रत्येक कैल्सीनिंग प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक कच्चा माल प्राप्त करना पड़ा। इसके लिए रोलांड ने एक बार फिर अधिक श्रमिकों की भर्ती करने के आदेश जारी किए, जब तक कि उनकी मौजूदा संख्या दोगुनी नहीं हो गई। लेकिन वह ये भी जानता था कि वह सिर्फ अन्ना पर भरोसा करके लोगों को नौकरी से नहीं निकाल सकता था। धूल भरे वातावरण में लंबे समय तक काम करने वाले लोग अंततः बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा जब भविष्य में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो अन्ना अकेले मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। चुड़ैलों को उपभोग्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें सभ्यता के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इंजन के रूप में काम करना चाहिए। हालांकि रोलांड को पहले से ही इस तथ्य का पता था, लेकिन फिलहाल वह अपनी सारी ऊर्जा और जनशक्ति शहर की दीवार बनाने में ही लगा सकता था। आखिरकार अगर वे राक्षस जानवरों को नहीं रोक सकते तो बाकी सब कुछ महत्वहीन हो जाएगा। शहर की दीवार बनाने के लिए नींव खोदने का काम पहले ही शुरू हो चुका था, ताकि उत्तरी ढलान को चिशुई नदी से जोड़ा जा सके। उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरी परियोजना की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आसपास के दर्शकों की हैरान भीड़ के सामने अपने हाथों से मिट्टी का पहला फावड़ा खोदा। रोलांड ने सोचा कि सीमेंट की समस्या हल हो जाने के बाद शहर की दीवार बनाना आसान और आरामदायक होगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि इंजीनियरिंग में उसका पिछला अनुभव परियोजना के एक शब्द को समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। नींव कितनी गहरी और चौड़ी होनी चाहिए, खंडों की अलग अलग ऊंचाइयों को कैसे हल किया जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि 600 गज से अधिक लंबी दीवार एक सीधी रेखा में बनेगी। उसने पहले युवकों के एक समूह द्वारा सड़क का निर्माण देखा था। वे अपने माप उपकरणों पर एक पैमाना देख रहे थे। इसे थियोडोलाइट और लेवल कहा जाता था, है न? लेकिन ये दोनों उपकरण यहाँ मौजूद नहीं थे। एक बदकिस्मत मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में, हालांकि रोलांड और उसके बगल में रहने वाले सिविल इंजीनियर को 2 इंजीनियरिंग कुत्ते कहा जाता था, लेकिन वे जो सीख रहे थे वह वास्तव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उसने जिन मिट्टी के कारीगरों को काम पर रखा था, उनमें से कोई भी कभी भी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में शामिल नहीं हुआ था। ये भी कहा जा सकता है कि उसकी अपनी समझ उनसे बेहतर थी। इसलिए दीवार का निर्माण बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। उन्हें जिस नींव की जरूरत थी उसका बमुश्किल आधा हिस्सा खोदने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। एक बार जब कोई परियोजना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये कहना मुश्किल होता है कि अंतिम उत्पाद कैसा दिखेगा। उदाहरण के लिए, ये खोदी गई नींव जिसे खोदना मुश्किल था, दीवार की नींव के बजाय उथली नाली के रूप में सामने आई। इसे जल निकासी खाई कहना अधिक उपयुक्त था। रोलांड के विवरण के बावजूद उन्होंने जो चौड़ाई खोदी वह कमोबेश व्यक्तिगत थी। इस प्रकार चौड़ाई स्पष्ट रूप से आकार से बाहर हो गई और अधिक से अधिक संकीर्ण होती गई। दूर से देखने पर नींव व्यावहारिक रूप से एक घुमावदार और मुड़ते हुए सांप की तरह लग रही थी। फिर भी रोलांड परियोजना को रोकने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिमाग में खुदाई के अलावा और कुछ नहीं था, जब तक कि यह आग लगाने का समय न हो। जो अन्ना का काम था वह दिन के बाकी समय उत्तरी ढलान पर ही रहेगा। नंगी आंखों से गड्ढे के विस्तार की दिशा को समायोजित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। साथ ही उसने पत्थर के कारीगरों को भर्ती करने के लिए इनाम भी दोगुना कर दिया। सौभाग्य से ये दुविधा लंबे समय तक नहीं रही। जब रोलांड छठी सीमेंट कैल्सीनिंग की तैयारी कर रहा था, सहायक मंत्री बारोव ने बताया कि एक पत्थरबाज ने भर्ती के लिए जवाब दिया। ऐसा कहा गया कि वह राजमिस्त्री गिल्ड का पूर्व सदस्य था। जो लोग दर्शकों का इंतजार कर रहे थे उन्हें पहले ही हॉल के बाहर ले जाया गया था। जब उसे ये जानकारी मिली तो वह खुशी से झूम उठा। उसकी यादों में ग्रेकेसल मेसन गिल्ड एक प्रसिद्ध संगठन था, यहाँ तक कि चौथे राजकुमार ने भी उनका नाम सुना था। लेकिन अंत में एक निर्माण त्रुटि के कारण उन्हें भंग करने का आदेश दिया गया। लेकिन हम राजमिस्त्रियों की मदद के बिना ये काम कैसे पूरा कर सकते हैं? उसे अंदर ले जाओ, रोलांड ने शांत भाव से सिर हिलाया। वह शुरू में अन्ना को बताना चाहता था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह कोई समस्या नहीं होगी।
बॉर्डर टाउन में 2000 से ज्यादा लोग थे। बहुत कम लोगों ने चुड़ैल का असली चेहरा देखा था। इसके अलावा अब उसका रूप एक विचित्र नई पोशाक में, और उसका पहले का रूप जब वह पूरे दिल से मौत को गले लगा रही थी, जब वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं थी, दोनों में बहुत फर्क था। उसने अनुमान लगाया कि अगर उसे देखा भी गया तो उसे पहचाना नहीं जा सकेगा। कार्ल वैन बार्ट को बेचैनी महसूस हुई जब शूरवीर ने उसे प्रांगण में ले जाया। वह महामहिम को ये बताना चाहता था कि साल का ये समय बड़े पैमाने पर परियोजना को अंजाम देने के लिए अनुपयुक्त है। महामहिम का विश्वास जीतने के बाद वह धीरे धीरे चुड़ैलों के बारे में राजकुमार के दृष्टिकोण को बदल सकता था। अफवाहों के अनुसार महामहिम हमेशा जंगली व्यवहार करते थे। जब उन्हें लगे कि उनकी सलाह का विपरीत परिणाम मिलेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए। अपने विचारों में उलझे हुए वह नीचे झुका। जब उसने फिर से अपना सिर ऊपर उठाया तो वह अचानक रुक गया और शून्यता से देखने लगा। महामहिम के बगल में बैठी लड़की इतनी जानी पहचानी लग रही थी, उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। कार्ल ने अपनी आंखें रगड़ी, फिर एक बार फिर देखा। वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। अन्ना! रोलांड का दिल धड़कने के लिए रुक गया। ये कैसे संभव था? वह सिर्फ एक कारीगर को काम पर रखना चाहता था, लेकिन कौन जान सकता था कि कारीगर चुड़ैल का पड़ोसी भी था। वह बता सकता था कि दूसरा अन्ना से पूरी तरह परिचित था, अगर नहीं तो उसे तुरंत पहचान पाना असंभव होता। उसने काटक की तरफ देखा। मुख्य शूरवीर को संकेत मिल गया। उसने तुरंत कुंडी खींच दी, जिससे एकमात्र निकास बंद हो गया। आदरणीय गुरुजी! अन्ना की प्रतिक्रिया से रोलांड की आत्मा कुछ देर तक चक्कर लगाती रही, फिर वह पूरी तरह होश में आ गया। क्या गुरुजी? ये वास्तव में तुम हो? अन्ना! मैं कार्ल ने केवल अपनी आंख के गड्ढे को गर्म होते हुए महसूस किया और फिर कुछ नीचे बह रहा था। वह शक्तिहीन होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लगातार दोहराता रहा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। बहुत अच्छा, भी अच्छा। जब कार्ल वैन बार्ट अपना मूड शांत करने में सक्षम हो गया तो वह धीरे से खड़ा हुआ और फिर एक बार फिर रोलांड को श्रद्धांजलि देने के लिए झुका। मुझे बहुत खेद है महामहिम, मैं अपने शिष्टाचार भूल गया। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम राजमिस्त्री तो नहीं हो? मैं हुआ करता था। जब कार्ल ने शांत मनोदशा हासिल कर ली थी तो उसकी वाणी बहुत धारा प्रवाह हो गई थी। महामहिम ने अन्ना को नहीं मारा था, जिसे फांसी की जगह पर लटकाया गया था। वह स्थानापन्न था। इस बात से अवगत होने के कारण वह पहले से ही जानता था कि आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि दूसरे पक्ष ने एक चुड़ैल को क्यों बचाया, लेकिन फिर भी भले ही महामहिम उसे अपनी उपपत्नी के रूप में लेना चाहते हों, फिर भी यह सूली पर चढ़ाए जाने से कहीं बेहतर होगा। इससे पता चलता है कि राजकुमार को इस बात का डर नहीं था कि चुड़ैलें अफवाहों में वर्णित दुष्ट अवतार थीं। उन्होंने ग्रे कासल से भागने के बाद से इस सीमावर्ती शहर में रहने के अपने अनुभवों का वर्णन किया। इसमें यह भी शामिल था कि उन्होंने यहाँ एक कॉलेज खोला था और उन्हें पता चला था कि उनकी एक छात्रा नाना पेयन भी चुड़ैल बन गई थी। अंत में उन्होंने अपने रॉयल हाइनेस से विनती की कि वे नाना को भी अपने महल में ले जाएं, ताकि वह किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षित रहे। अन्ना, जो एक तरफ खड़ी थी, नाना की विनती सुनते समय उसके चेहरे पर स्नेह भरा भाव था, लेकिन शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक और नई चुड़ैल, ये वाकई महत्वपूर्ण और अच्छी खबर थी, लेकिन उसे पेयन नाम याद था। जब रोलांड ने चुपचाप सहायक मंत्री से पूछा तो उसे पता चला कि ये वास्तव में बॉर्डर टाउन का एक छोटा सा कुलीन परिवार था। अगर वह चुड़ैल है तो आप उसे मेरे पास ले जा सकते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, रोलांड ने वादा किया, लेकिन मैं उसे पेयन परिवार से दूर नहीं ले जा सकता, खासकर तब जब उसे अपने भौतिक परिवार से कोई खतरा न हो। इसके अलावा अन्ना को बचाना वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उसने सोचा, सच बताना बेहतर होगा, मुझे उसकी मदद चाहिए। यह विचार कि वे शैतान की शक्ति हैं, बिल्कुल बकवास है। मेरा मानना है कि चुड़ैल की शक्ति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, नियंत्रित की जा सकती है। इसलिए अन्ना, नाना या कोई भी अन्य चुड़ैल, जब तक वे कोई अन्य कानून नहीं तोड़ती, मैं उन्हें मौत की सजा नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अगले, हम शहर के काम की ओर मुड़ेंगे। क्या आपने ग्रेकैसल शहर की दीवारों के निर्माण में भाग लिया था? राजकुमार ने जल्दी से विषय बदलकर निर्माण मामलों पर वापस आ गया। हाँ, कार्ल ने सिर हिलाया। हालांकि महामहिम चौथे राजकुमार को राजकुमार के बारे में उनकी पूर्व जानकारी नहीं थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार को चुड़ैलों की सहायता की आवश्यकता होगी। हालांकि नाना की रक्षा करने की उनकी इच्छा स्वीकार कर ली गई थी, यही काफी था। ठीक है,
मैं चिशुई नदी से उत्तरी ढलान के तल तक एक दीवार बनाने जा रहा हूँ। इसका लक्ष्य राक्षसी जानवरों के आक्रमण को रोकना है। आपसे ये परियोजना आपकी जिम्मेदारी है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 14 योग्यता। उस चुड़ैल को छोड़ो। C14 क्षमता। अध्याय 14 योग्यता। महाराज, आप जो शहर की दीवार बनाने की योजना बना रहे हैं वह कितनी ऊंची और कितनी चौड़ी होनी चाहिए? ये कम से कम 15 फीट ऊंचा, 6 फीट चौड़ा होना चाहिए, जिससे 4 लोग एक साथ आगे बढ़ सके। रोलांड को मन ही मन सिर हिलाना पड़ा। पेशेवर लोग वास्तव में एक जैसे नहीं होते। वे पहले तकनीकी मापदंडों के बारे में पूछते और फिर निर्माण कार्यक्रम निर्धारित करते। इसलिए हमें दीवार के ऊपरी हिस्से को स्थिर करने के लिए एक आदमी की गहरी खाई खोदनी होगी। इसके अलावा 15 फुट ऊंची दीवार के 6 फुट चौड़े शीर्ष के लिए आधार पर चौड़ाई कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। कार्ल ने तुरंत जवाब दिया, इस प्रकार केवल खाई खोदने में बहुत अधिक जनशक्ति खर्च होगी। महामहिम, यदि आप मुझे 150 लोग देते हैं तो मैं राक्षसों के आने से पहले के महीनों में ये खाई खोदने में सक्षम हो जाऊंगा। खाई दुष्ट जानवरों को नहीं रोक सकती, रोलांड ने अनिर्णित भाव से उत्तर दिया। ये सच है, लेकिन अगर हम शहर की दीवार के ऊपरी हिस्से को पत्थर की चिनाई से बनाते हैं तो इसमें 3 साल लगेंगे। केवल दुष्ट जानवरों को रोकने के लिए आपको दीवार को इतना ऊंचा बनाने की जरूरत नहीं है। लगभग 12 फीट ऊंची दीवार ही काफी होगी। चौड़ाई को 1/3 तक कम भी किया जा सकता है, जिससे 6 फीट चौड़ी नींव बन सकती है। खायों की खुदाई और दीवार के निर्माण के साथ ही 200 श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर, इस तरह मैं राक्षसों के आने से पहले अगले साल जनवरी तक इसे पूरा कर सकता हूँ। कार्ल ने कुछ देर रुककर कहा, महाराज कृपया मुझे माफ करें, ये वास्तव में शुरू करने का सही समय नहीं है। यदि दीवार का निर्माण समय पर नहीं हुआ तो भले ही खाया अच्छी तरह से खोदी गई हो, वे सर्दियों में भीगने वाली बारिश और बर्फ के बाद अपना मूल स्वरूप खो देंगी। जब आप वापस लौटेंगे तो इसे पूरा करने के बजाय आपको नर्म हो रही खाई को साफ करने, इसे एक बार फिर से खोदने और गहरा करने के लिए अधिक समय और जनशक्ति खर्च करनी होगी। बताओ, अगर हम दीवार केवल 12 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी बनाते हैं तो आपको खाया खोदने में कितना समय लगेगा? ये 1.5 महीने के भीतर खत्म हो जाना चाहिए, कार्ल ने जवाब दिया। तो इस योजना के अनुसार करो, एक ही समय में खाई खोदना और राजमिस्त्री का काम करना, ताकि हम राक्षसी जानवरों के आने से 1 महीने पहले सफल हो जाएं। रोलांड ने कार्ल को बीच में रोकते हुए अपना हाथ हिलाया। मुझे पता है कि तुम किस बात से चिंतित हो, लेकिन इस पर एक नज़र डालो, ये ग्रेकैसल कीमिया कार्यशाला का नवीनतम काम है। स्वाभाविक रूप से उसके पास पत्थर के कारीगर को चिपकाने की प्रक्रिया को देखने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने उसे 2 ईंटें दिखाईं जो पहले से ही आपस में चिपकी हुई थीं। सौभाग्य से जब राजकुमार ने बात की तो लगभग किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। जब कार्ल ने सुना कि यह किमियागर चिपकने वाला सीमेंट रातों-रात तरल से ठोस रूप में बदल सकता है, इसके अलावा यह आसमान छूते आसंजन प्रभाव के साथ आता है, तो उसके चेहरे पर उसका अविश्वसनीय आश्चर्य झलक रहा था। एक पत्थर के कारीगर के रूप में जिसने अपने काम में आधा जीवन समर्पित किया था, वह स्वाभाविक रूप से पहचान सकता था कि यह आविष्कार कितना महान था। पत्थर को बांधने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि इसकी आकृति को स्वतंत्र रूप से आकार देना संभव था। क्या ये किसी भी ढीले आकार के पत्थर के लिए उपयुक्त होने के कारण दूसरी कटिंग और पॉलिशिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होने के बराबर नहीं होगा? समय लेने वाली प्रसंस्करण अवस्था को छोड़ा जा सकता है और किसी भी इमारत की निर्माण दर को एक नए स्तर पर उठाया जा सकता है। यह अकेले ही काफी रोमांचक था। रोलांड ने कार्ल के चेहरे पर संतोष के भाव को देखा और एक बार फिर पूछा, आपको क्या लगता है, क्या 3 महीने पर्याप्त होंगे? कार्ल वान बार की आवाज कुछ हद तक कांप उठी। अगर तुम सही हो। नहीं, मेरा मतलब है, अगर कीमिया कार्यशाला ने इस मामले का सही वर्णन किया है तो मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, मैं लोगों को सीमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी आपके लिए संक्षेप में बताने दूंगा। अगर इस पर चर्चा करने के लिए अभी भी अन्य ज़रूरतें हैं तो मेरे सहायक मंत्री से बेझिझक बात करें, रोलैंड ने हंसते हुए कहा। श्री कार्ल, अब से आप कर्मचारियों के कार्यालय के प्रमुख होंगे। अगले दिन दोपहर में रोलांड ने नाना को देखा। छोटी लड़की अन्ना को देखती रही, बहुत देर तक अपने कपड़े पकड़े रही, फिर बोली, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। पहली बार जब रोलांड ने उसे देखा तो उसे मानना पड़ा कि चुड़ैल की शक्ति ने उन्हें केवल जादू का उपयोग करने की क्षमता ही नहीं दी, कुछ हद तक इसने उनके रूप और स्वभाव को भी बदल दिया।
वह और अन्ना बहुत अलग अलग प्रकार की थी, लेकिन उन दोनों में एक अनोखा आकर्षण था। इस भावना का उम्र से कोई लेना देना नहीं था और यह उनकी स्थिति से भी असंबंधित था। यहाँ तक कि जब अन्ना जेल में थी, अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रही थी, तब भी उसकी चमक जारी थी। उसने अपनी पूरी याददाश्त को खंगाला, चाहे वह बहुत अच्छी परवरिश वाली कुलीन महिला हो या ग्रेकेसल में सड़क पर चलने वाली कोई महिला, दोनों में से किसी में भी ऐसी आभा नहीं थी। अगर कोई इसका वर्णन करने पर जोर देता तो उनकी तुलना चुड़ैल से की जाती। ऐसा लगता जैसे चुड़ैल ने किसी काले और सफ़ेद तस्वीर में रंग हों। उसे कार्ल वैन बाथ द्वारा लाया गया, जो बाद में चतुराई से सेवानिवृत्त हो गया। केवल रोलांड, अन्ना और नाना को पिछवाड़े में छोड़ दिया। आप मर नहीं गए हैं, अन्ना भी जीवित और स्वस्थ हैं। रोलांड को मुस्कुराहट को रोकना पड़ा। मैं चौथा राजकुमार रोलांड विंबलडन हूँ और आप हैं। मैं नाना पाइन हूँ। जब छोटी लड़की ने सुना कि वह खुद नहीं मरी, तो उसका चेहरा फिर से जीवंत हो गया। वह सीधे अन्ना के पास गई, उसके साथ बातचीत करने लगी, बेपरवाह, राजकुमार रोलांड विंबलडन की पहचान की परवाह किए बिना। रोलांड को स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं थी कि 14-15 साल की लड़की क्या कह रही है। इसके बजाय वह गोल मेज पर झुक गया और खुद के लिए कुछ शराब डाली, किनारे से दिन प्रतिदिन के व्यवहार की सराहना करते हुए। अन्ना स्पष्ट रूप से थोड़ी शांत थी। जिस समय नाना 10 से अधिक वाक्य बोलती, अन्ना एक बोलती। ऐसा कहने के बाद, जबकि अन्ना केवल 17 वर्ष की थी, वह पहले से ही एक बड़ी बहन की भावना प्रकट करती थी। रोलांड सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह कितनी उत्कृष्ट बनेगी। जब नाना की बात धीमी हुई, तो उन्होंने खांसते हुए अपना मुंह खोला और पूछा, मिस पाइन, मैंने आपके शिक्षक से सुना है कि आप एक चुड़ैल के रूप में जाग गई हैं। डायन बनने के दौरान फॉलन शब्द का इस्तेमाल करने वाले अधिकांश लोगों की तुलना में रोलांड को जागृत शब्द पसंद था। वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि सभी डायन बेदाग सफ़ेद होती हैं। जो लोग पहले से ही एक दुष्ट व्यक्तित्व रखते हैं वे केवल अधिक विनाश ही करेंगे। हथियारों के साथ भी ऐसा ही है, वे हिंसा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हिंसा का विरोध करने के लिए भी किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु वह व्यक्ति है जो हथियार रखता है। संभवतः चुड़ैलों द्वारा किए गए नरसंहारों के बारे में चर्च का प्रचार तथ्यों पर आधारित था, लेकिन इसे इस बात के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करना कि पूरा चुड़ैल समुदाय दोषी था, सबसे बड़ा अन्याय था। नाना का चेहरा एक बार फिर सख्त हो गया। वह फुसफुसाए, क्या तुम मुझे फांसी दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फांसी जघन्य अपराधियों के लिए होती है। तुम उनमें से नहीं हो और मिस अन्ना भी उनमें से नहीं है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। उसने सांस ली और सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है। टीचर ने कहा कि चुड़ैलों को शैतान द्वारा मजबूर किया जाता है और बाद में उन्हें कुछ बुरी शक्तियां मिल जाती हैं। क्या मुझ पर भूत सवार हो सकता है? इसके अलावा मैंने कभी शैतान को नहीं देखा है। तुम्हें कब पता चला कि तुम खुद अलग हो गए हो? लगभग 1 सप्ताह पहले, नाना ने बुदबुदाया। मैंने एक पक्षी को टूटे पैर के साथ देखा और उसकी मदद करना चाहा, और अचानक मुझे लगा कि मेरे हाथों से कुछ बह रहा है। क्या चीजें बाहर बह रही थीं? रोलांड ने पूछा। फिर क्या हुआ? आह! इसने अचानक पक्षी को पानी के चिपचिपे बुलबुले की तरह घेर लिया। ये याद करते हुए नाना का सिर झुक गया। फिर पक्षी का पैर ठीक हो गया। क्या उसके पास उपचार की शक्ति है? रोलांड का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बहुत स्पष्ट था कि इस क्षमता का क्या मतलब होगा। एंटीबायोटिक दवाओं की अनुपस्थिति के साथ वहाँ कोई आधुनिक दवा नहीं थी। आघात या संक्रमण वाले लोग इन युगों में मृत्यु का सामना करेंगे। इस तरह तेजी से घाव भरना लगभग कई लोगों की जान बचाने के बराबर था। ये क्षमता समग्र रूप से सभ्यता की प्रगति को बढ़ावा देने में बहुत सीमित है, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन के लिए इसका अद्भुत महत्व है। वह तुरंत दरवाजे पर गया, एक शूरवीर की तलाश में जो एक जिंदा मुर्गी ला सके। अगर यह साबित हो जाता कि उसने जो कहा वह सच था, तो वह इसे सीमावर्ती शहर के लोगों के चुड़ैलों के प्रति नजरिया बदलने के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, जिससे क्रूर उत्पीड़न की मौजूदा स्थिति समाप्त हो जाती। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 15 स्वयं की प्रशंसा करना। उस चुड़ैल को छोड़ो। C15 स्वयं की प्रशंसा करना। अध्याय 15 स्वयं की प्रशंसा करना। शूरवीर को अपना आदेश स्वीकार करते और जाते हुए देखकर रोलांड मेज पर लौट आया। आप छोटे जानवरों को ठीक कर सकते हैं, तो आप चुड़ैलों को बुरा क्यों मानते हैं? शिक्षक ने कहा, चुड़ैलें वह कर सकती हैं जो आम लोग नहीं कर सकते, और कभी कभी यह बुरा नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ एक जाल होगा जो शैतान द्वारा ज्यादा लोगों को लुभाने के लिए बिछाया गया है। लड़की चुप हो गई।
मैंने सच में शैतान को नहीं देखा है, मैं कसम खाती हूँ। बेशक आपने उसे नहीं देखा है, ये केवल चच का झूठ है। आपके शिक्षक को भी उनके द्वारा धोखा दिया गया था, रोलान ने शांत किया। चच झूठ बोलता है। नाना का जबड़ा खुला रह गया। क्यों? रोलान ने अपना सिर हिलाया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। भले ही वह इसे समझाए, वे इसे नहीं समझेंगे। सभ्यता के एक निश्चित सीमा तक विकसित होने से पहले इस तरह की अजीबोगरीब चीजें हमेशा होती रहती थीं। यहाँ तक कि जब किसी को इससे कोई फायदा नहीं होता, तब भी लोग प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं या समझ से परे घटनाओं को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्ति के उत्पाद के रूप में अपने आप ही योगदान देते थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह एक ऐसा पत्थर था जिसे अधिकांश महिलाओं को अपनी पीठ पर ढोना पड़ता था। और इस दुनिया में अज्ञात मूल की एक संभावित शक्ति रखने वाली चुड़ैलें चच के लिए एक आसान लक्ष्य बन गईं। इसके बारे में सोचते हुए चच के लिए इस तरह के असाधारण दिखावे को अनदेखा करना बिल्कुल असंभव था, चाहे कुछ भी हो। उन्हें सभी चुड़ैलों को संत का दर्जा देना होगा, उनकी शक्तियों को भगवान का उपहार बताते हुए, या सभी चुड़ैलों को मार डालना होगा, ये कहते हुए कि वे शैतान की प्रवक्ता हैं। हालांकि एक बार जब आप पहला विकल्प चुनते हैं, तो एकेश्वरवाद की महिमा को एक बड़ा झटका लगेगा जैसे ही चच से संबंधित कोई चुड़ैल सामने आती है। अन्य देवताओं में विश्वास करने वाले सभी धर्मों के मामले में चुड़ैलों को संत के रूप में लेबल करना, वे सभी भगवान द्वारा चुने गए लोग होंगे, और इसलिए किसका भगवान एकमात्र सच्चा भगवान होगा। बहुदेववाद केवल इस आधार पर अस्तित्व में रह सकता है कि सभी देवता वास्तव में अस्तित्व में हैं, जो एक दूसरे को प्रतिबंधित करने में सक्षम हैं। चूंकि ईश्वर अस्तित्व में नहीं था, इसलिए ये सब प्रतीकात्मक बकवास था जिसे किसी ने अपने मुंह से बनाया था। इसलिए विपरीत पक्ष को अस्तित्व में रहने और इस दुनिया को उनके साथ साझा करने की अनुमति क्यों दी जाए? इसलिए कोई भी अपने ईश्वर को सच्चा ईश्वर मान सकता है और एकेश्वरवाद में विश्वास कर सकता है। और जब बात किसी दूसरे धर्म के सदस्य की आती है, तो उसके पास केवल एक ही रास्ता था, उन्मूलन। अंत में वे केवल दूसरा विकल्प चुन सकते थे, सभी चुड़ैलों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसका शैतान से कोई संबंध नहीं था, ये केवल उनके अपने लाभ के लिए था। महल के रसोईघर में तुरंत एक जीवित मुर्गी तैयार की गई और फिर शूरवीर ने उसे पंखों से पकड़ कर उठा लिया, जबकि वह अभी भी भ्रम में फड़फड़ा रही थी और लात मार रही थी। अगली बात ने नाना को अचंभित कर दिया। रोलान ने अपनी कमर से चांदी का चाकू निकाला और नाइट को उसे पकड़ने को कहा ताकि वह मुर्गे के शरीर पर वार कर सके। जब मुर्गे को चोट लगी तो रोलान ने नाना को ऊपर आने और उसका इलाज करने की अनुमति दी। उसे ठीक करने के बाद एक और वार किया। इस तरह से वे बार बार आगे बढ़ते रहे। आधे दिन के बाद जब मुर्गी ने अंततः अपनी अंतिम सांस ली, तब रोलान को नाना की क्षमता के बारे में सामान्य समझ हो गई। वह कट, फटे, फ्रैक्चर और चोट सहित क्षतिग्रस्त भागों को ठीक कर सकती थी। यदि कोई हिस्सा गायब था, जैसे कि मुर्गे का कटा हुआ पैर, तो वह उसे नया नहीं उगा सकती थी। हालांकि अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने पर टूटे हुए पंजे को फिर से जोड़ा जा सकता था, जिससे कट को ठीक किया जा सकता था। अंततः वह मृत्यु को उलट नहीं सकती थी। एक बार मुर्गियां मर गई तो उसका उपचार अप्रभावी था। उपचार के पूरे दौर के दौरान रोलान को चिपचिपे पानी का कोई निशान नहीं दिखा। इसके बजाय उसने बस चिकन के घाव पर अपना हाथ रखा और घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली दर से ठीक हो गया। परीक्षणों की इन श्रृंखलाओं के बाद नाना का शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक नहीं था। कम से कम उसे प्रशिक्षण के बाद अन्ना की तरह पसीना नहीं आ रहा था। केवल नाना ही असंतुष्ट थी। उन्हें लगा कि मुर्गी के साथ किया गया व्यवहार अनुचित था। इस हद तक कि प्रयोग के अंत में उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और रोलान को देखकर मुंह बना लिया। ठीक है, बस वहां मत घूरो, आओ और कुछ खाओ। उसे देखकर रोलान को कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण उसका ध्यान हटाने के लिए दोपहर की चाय बुलानी पड़ी। ये कदम अन्ना के खिलाफ पहले से ही परखा हुआ था। उसने सोचा कि उनकी उम्र की बहुत कम लड़कियां स्वादिष्ट मिठाइयों के प्रलोभन का विरोध कर सकती हैं। जैसा कि पता चला, पेस्ट्री के सामने नाना का प्रदर्शन पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर नहीं था। केक खाने के बाद रोलान ने नाना को जाने दिया। अन्ना ने पूछा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मेरी तरह वह भी एक चुड़ैल है न? उसका अभी भी अपना परिवार है और फिलहाल उसके परिवार को पता नहीं चला है कि वह चुड़ैल बन गई है। अन्ना फुसफुसाए, ये तो बस समय की बात है। ठीक है, देर सवेर, रोलान ने आह भरी, तो थोड़ी देर हो गई है, लेकिन क्या तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो? उसने अपना सिर हिलाया। उसकी झील जैसी आंखों में कोई झिझक नहीं दिखी।
ऐसा लग रहा था कि उसके पिता के विश्वासघात ने उसकी उम्मीद पूरी तरह से खत्म कर दी थी। उसके पास पहले लौटने के लिए कोई परिवार नहीं था, कम से कम अब उसके पास एक दोस्त तो था। नाना हमेशा वापस आएंगी। वास्तव में मैं उन्हें हर दूसरे दिन यहाँ आने के लिए कहूँगा ताकि वे अपनी क्षमता का अभ्यास कर सकें। ये सुनकर उसने आंखें झपकाईं और जल्दी से सिर हिला दिया। क्या तुम काल के कॉलेज में वापस जाना चाहते हो और अन्य बच्चों के साथ सीखना चाहते हो? अन्ना ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि वह उसके अंदरूनी विचार समझ सकता है। इस तरह की परिस्थितियां लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम एक दिन सामान्य लोगों की तरह रह पाओगे। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं होगा और न ही तुम्हें फांसी पर चढ़ाने वाला। एक दिन ये वास्तविकता होगी, रोलन ने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ। एस्टरिस्क। जब से काल ने शहर की दीवार परियोजना का कार्यभार संभाला, चौथे राजकुमार रोलांड अचानक ही बस गए। वह हर दोपहर अन्ना और नाना के साथ महल के बगीचे में बिताता था। अब उन्हें अन्ना के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त कपड़े तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भले ही उसकी हर उंगली पर आग की लपटें उछल रही हों, फिर भी वह उन्हें कुशलता से संचालित कर सकती थी। अब ये पहले जैसा नहीं रह गया था जब कोई दुर्घटना हुई थी, जिससे उसकी खुद की चुड़ैल की वर्दी में आग लग गई थी। नाना ने भी अपने कपड़े बदल कर वही चुड़ैल की वर्दी पहन ली जो अन्ना ने पहनी थी। पहले तो उसे इस प्रथा के बारे में थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन दोपहर की चाय के सत्र ने उसे शांत कर दिया। दो चुड़ैलों को अपने पिछवाड़े में आते और घूमते देखकर रोलान के दिल की कड़वाहट काफी हद तक कम हो गई। कभी कभी वह शहर की दीवार पर प्रगति की जांच करने के लिए पहाड़ की तलहटी में उत्तरी ढलान पर जाता था। निर्माण के 2 सप्ताह से अधिक समय के बाद दीवार पहले ही 100 गज की लंबाई तक पहुंच चुकी थी। इस युग में जहां दूरी मापने के लिए थियोडोलाइट मौजूद नहीं था, हर दिन एक ही समय पर काल कारीगरों को लकड़ी के खंभे की मदद से सूर्य द्वारा बनाई गई छाया का उपयोग करके दूरी और समता निर्धारित करने के लिए कहते थे। उन्होंने शहर की दीवार को स्थिर करने के लिए हर 10 स्तंभों पर एक वॉच टावर बनाया। इस तरह के बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना को स्वाभाविक रूप से शहर के कुलीन लोगों ने भी देखा था, लेकिन बारोव को खोजने और उससे इस परियोजना के बारे में पूछने के अलावा उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। रोलांड ने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनकी संपत्ति गढ़लोमसुंग में थी। वे निश्चित रूप से यहाँ नहीं रहेंगे और सीमावर्ती शहर की रक्षा करने में उनकी मदद नहीं करेंगे। वह ये भी कल्पना कर सकता था कि ये लोग एक साथ मिलकर रोलांड का उपहास उड़ाएंगे, ये कहते हुए कि उसने अपनी क्षमताओं को अधिक आंका है। न केवल कुलीन वर्ग ने इस बदलाव को देखा, बल्कि व्यापारियों ने भी। पिछले वर्षों में यात्रा करने वाले व्यापारी जानवरों के फर खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसे खरीदना संभव नहीं है। एक के बाद एक वे गढ़ की ओर निकल पड़े और वापस लौटने लगे। स्वाभाविक रूप से उनके खाली हाथ लौटने का गुस्सा रोलांड पर निकला। राक्षसों के महीनों में राक्षसी जानवरों को पीछे हटाने के लिए चौथे राजकुमार रोलांड विंबलडन की इमारत परियोजना के बारे में खबर पहले ही चिशुई नदी के किनारे फैल चुकी थी। कई लोग इसे सिर्फ बेवकूफ़ी और अज्ञानता कह रहे थे। इस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह बॉर्डर टाउन पर कब्जा कर सकता है, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों में से अधिकांश को भी इस पर विश्वास नहीं था। आखिरकार चौथे राजकुमार से सभी को जो धारणा मिली उसमें लड़ने का साहस शामिल नहीं था। चाहे उसने कुछ भी किया हो, अंत में वह गढ़ में शरण लेगा। इस प्रकार जब हर कोई उसके बारे में चर्चा कर रहा था, रोलांड ने पार करने के बाद अपनी पहली सर्दी का स्वागत किया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 16 भविष्य का मार्ग। उस चुड़ैल को छोड़ो। C16 भविष्य का मार्ग। अध्याय 16 भविष्य का मार्ग। चिमनी में लगी लपटें पूरी तरह से जल रही थीं, जो ठंड को दूर भगा रही थी, जो दरवाजों और खिड़कियों से होकर अंदर आ रही थी। विशाल चिमनी के ऊपर एक हिरण की खोपड़ी लटक रही थी, जिसके लंबे सींग थे। आग की चमक में पीछे की दीवार पर सींगों की छाया और प्रतिबिंब खोपड़ी के विशाल पंजे और दांत जैसे लग रहे थे। रोलांड के सामने एक लंबी गहरे लाल रंग की लकड़ी की मेज खड़ी थी, जिस पर चर्मपत्र और किताबें लदी हुई थीं। अधिकांश दस्तावेजों पर आदेश को निष्पादित करने के लिए केवल उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। आमतौर पर रोलांड केवल आधिकारिक काम निपटाने के लिए यहाँ आता था, लेकिन जब से उसने महल के कमरे को 3 कमरों वाले कार्यालय में बदल दिया था, तब से उसे यहाँ काम करना अच्छा लगने लगा था। मंजिल के अंत में लगी खिड़कियों से वह अपनी निगाहों के नीचे फैले शहर को देख सकता था और क्षितिज में अंतहीन पहाड़ थे। पहाड़ लगभग अगम्य थे,
वे ग्रेकासल के राज्य और जंगली भूमि को दो भागों में विभाजित करते थे। उत्तरी पहाड़ी ढलान पर्वत श्रृंखला का एक शाखा दर्रा मात्र था। खिड़की के नीचे वह लकड़ी की बाड़ से घिरा हुआ बगीचा देख सकता था, जिसमें अन्ना प्रशिक्षण देती थी। दोपहर की चाय के लिए सुविधाजनक जगह प्रदान करने के लिए ईंट के पूल को पहले से ही एक लंबी मेज में बदल दिया गया था। अगर मौसम अच्छा होता तो वह नीचे जाकर धूप में लेट सकता था, या शायद कस्टम मेड रॉकिंग चेयर के ऊपर झपकी भी ले सकता था। हालांकि यह छोटा था, लेकिन अपना खुद का निजी बगीचा होना अच्छा था। अपने पिछले जीवन में अगर आप असली महल की पत्थर की सीढ़ियों पर बैठना चाहते थे तो ये लगभग असंभव था। बस चारों ओर देखने के लिए आपको टिकट खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब उसके पास न केवल अपना महल था, बल्कि एक पूरा शहर भी था। महाराज, हाल ही में हमने आपके खजाने से कारीगरों और सहायकों की भर्ती के लिए काफी पैसा खर्च किया है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि हमारा खजाना अगले साल के वसंत तक नहीं बचेगा। बारोव ने वित्तीय स्थिति की हालिया रिपोर्ट के साथ चर्मपत्र रोलांड को सौंप दिया। मूल रूप से बॉर्डर टाउन में आय और व्यय का एक बहुत ही सरल चार्ट था। उनकी आय अयस्क खनन और कीमती पत्थरों के व्यापार से आती थी। आय की यह रेखा लोंगसोगढ़ के हाथों में थी। उत्तरी ढलान की खदान का उत्पादन सीधे गेहूं या रोटी के लिए बिना किसी कर के आदान प्रदान किया जाता था, और संसाधनों के आदान प्रदान की अध्यक्षता गढ़ द्वारा की जाती थी। सरल शब्दों में वर्णित, उत्तरी ढलान की खदान लोंगसोगढ़ के कुलीन वर्ग की एक संयुक्त स्टॉक वस्तु थी। सीमावर्ती शहर में तैनात उन रईसों को शेयरधारकों के संरक्षक के रूप में देखा जा सकता था। उनकी जागीरें ज्यादातर गढ़ के पूर्व में थीं। वे यहाँ सीमित समय के लिए ही आते थे और हर साल अलग अलग लोग आते थे। वास्तव में बॉर्डर टाउन का इतिहास 30 साल से भी कम था। लोंगसोगढ़ के लगभग 200 साल की तुलना में ये बस एक नवजात शिशु था। ड्यूक रयान का इरादा केवल यहाँ एक चौकी स्थापित करने का था ताकि किसी दुष्ट जानवर के आक्रमण की स्थिति में पहले से चेतावनी मिल सके। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उत्तरी पर्वत ढलान में खनिज संसाधनों से भरपूर खदान की खोज करने वाले अग्रदूत बस वहां बस जाएंगे, व्यावहारिक रूप से बॉर्डर टाउन नामक एक छोटी सी नगर पालिका बना देंगे। चोरी रोकने के लिए ड्यूक ने अन्य कुलीनों द्वारा भेजे गए कर्मचारियों को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय निवासियों को काम पर रखा। यहाँ तक कि अपराधी भी खनिक बन गए और प्रत्येक घर द्वारा उपलब्ध कराए गए अयस्क के उत्पादन के आधार पर भोजन का अनुपात निर्धारित किया गया। गढ़ साल भर में केवल कुछ भोजन और कमीशन नियोक्ता प्रदान करता था। गढ़ केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करता था, ये खनन उत्पादन पर आधारित नहीं था। बॉर्डर टाउन के 2000 निवासियों में से आधे से ज्यादा लोग खनन सेवाओं में थे। एक और लाइन शहर के अन्य उद्योग थे, लोहार की दुकान, सराय, कपड़ा दुकान और इसी तरह की अन्य चीजें। इनसे बॉर्डर टाउन को आमतौर पर पूरे साल मामूली राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन इसके अंत तक पैसे बचा पाना काफी मुश्किल था। नियुक्त लॉर्ड ने बॉर्डर टाउन पर गंभीरता से शासन नहीं किया, क्योंकि रोलांड को ग्रेकेसल से वहां भेजा गया था। इसके बजाय उसने बॉर्डर टाउन में वापस आए बिना गढ़ में रहने का फैसला किया था। परिणामस्वरूप जब रोलांड दीवारों की मरम्मत के लिए किसी को काम पर रखना चाहता था तो वह उन्हें केवल अपनी जेब से ही भुगतान कर सकता था। यदि वह पहले वाला चौथा राजकुमार होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन वर्तमान रोलांड, जब तक वह इस सीमावर्ती शहर में एक मजबूत पैर जमा लेता है, भले ही उसे अपनी सारी संपत्ति खर्च करनी पड़े, फिर भी यह इसके लायक होगा। वैसे भी अयस्क व्यापार अब भोजन से तय नहीं होगा। शहर की आय अभी भी बूंदाबांदी से अधिक नहीं होगी। एकमात्र सवाल यह था कि क्या लोंगसोगढ़ बॉर्डर टाउन के साथ व्यापार के अपने एकाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार था। ये भोजन को जब्त करने के लिए बाग की मांद में प्रवेश करने के समान होगा, लेकिन बारोव द्वारा प्रदान की गई सूची के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि खनन दक्षता कम थी और अयस्क का परिवहन अक्षम और असुविधाजनक था। वास्तव में अयस्क खनन के वार्षिक उत्पादन का मूल्य 1000 से अधिक स्वर्ण रॉयल्स था, लेकिन पूरे गढ़ के लिए ये बाल्टी में पानी की एक बूंद मात्र थी। इससे केवल निवेशक अभिजात वर्ग के साझेदार ही लाभान्वित हुए। बॉर्डर टाउन के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए आय की इस लाइन को वापस प्राप्त किया जाना चाहिए। रोलांड का दिमाग इस बात पर स्पष्ट था कि भले ही ये लोग पिछले 10 सालों और उससे भी ज्यादा समय से अपने निवेश को पूरी तरह से वसूल कर ले, फिर भी वे इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। मच्छर भले ही छोटे थे, लेकिन वे अभी भी मांस थे। इसके अलावा यह एक अंकुर था जो निंदनीय तरीकों से पैसा बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। पहले
वह निवेशकों को कुछ लाभ और मुआवजा देने के लिए तैयार था, जैसे कि आधी कीमत पर खरीदना और इस तरह। हालांकि अयस्क के एक पूरे जहाज को केवल आधे जहाज अनाज के लिए बेचने का मामला, इस तरह की घटना को फिर से होने नहीं दिया गया। जब रोलांड वस्तुओं की सूची पर विचार करने में व्यस्त था, तो बारोव ध्यानपूर्वक उसे देख रहा था। इन 3 महीनों में, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो सबसे हाल के महीने में, चौथे राजकुमार में कुछ ऐसे बदलाव हुए थे जिन्हें समझा नहीं जा सकता था। शायद बाहरी लोग अभी भी अनिश्चित थे, लेकिन वह हर दिन राजकुमार के साथ था, इसलिए इस तरह का बदलाव उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए अंधेरे में रख सकता था। ग्रेकेसल में अपने समय के दौरान चौथे राजकुमार रोलांड विंबलडन को केवल अपनी खराब प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। वह अपने तरीके पर जोर देते थे, बेईमानी से व्यवहार करते थे, बिना किसी कुलीन व्यवहार के। ऐसी ही चीजें। संक्षेप में, कोई बड़ी गलतियां नहीं की गईं, केवल लगातार छोटी छोटी गलतियां की गईं। अपने 2 भाइयों की तुलना में उनकी स्थिति बहुत अलग थी। जब महामहिम ने उन्हें बॉर्डर टाउन भेजा, तो वे निराशा से भर गए। अगर महामहिम ने उन्हें सिंहासन की लड़ाई के बाद आधिकारिक वित्त मंत्री का पद देने का वादा नहीं किया होता, तो वे बहुत पहले ही पद छोड़कर चले गए होते। बॉर्डर टाउन में अपने पहले 2 महीनों में चौथे राजकुमार ने हमेशा बेहद बचकाना व्यवहार दिखाया। वह बार बार स्थानीय कुलीन वर्ग को नाराज करने में कामयाब रहा। सौभाग्य से शहर खुद बहुत छोटा था, इसलिए भले ही सभी प्रशासनिक पद खाली हो जाएं और उसे उन पदों को 1 दर्जन नागरिकों से भरना पड़े, फिर भी वे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अब से ये कुछ अलग हो जाएगा। ये परिवर्तन कब हुआ था? उसने सोचा, संभवतः ये तब हुआ होगा जब उसने चुड़ैल को बचाया था और परिवर्तन दिखाई दिए। बारोव को इस बात पर संदेह नहीं था कि शैतान के पास किसी शरीर में प्रवेश करने की शक्ति थी, या राजकुमार को एक छिपी हुई चुड़ैल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन ये बेहद असंभव था। अगर शैतान और चुड़ैलों के पास किसी को नियंत्रित करने की क्षमता थी, तो वे चौथे राजकुमार को क्यों चुनेंगे? क्या महामहिम या पोप को सीधे नियंत्रित करना बेहतर नहीं होगा? एक और बात जिसने उनके संदेह को दूर कर दिया वह ये थी कि उन्होंने राजकुमार को गॉड पनिशमेंट लॉक पकड़े हुए देखा था। ये चर्च का चुड़ैलों से निपटने का तुरुप का पत्ता था। ईश्वरीय दंड लॉक के सामने किसी भी दानव की शक्ति ध्वस्त हो जाती, लेकिन रोलांड उसे सीधे पकड़ सकता था। दूसरे शब्दों में, अगर वह चौथा राजकुमार नहीं था, जब ईश्वर के पास भी उसके बारे में कोई शक्ति नहीं थी, तो शैतान राजा से डरना बेकार था। तो क्या उसे बेनकाब करना जरूरी था? खुद की जान बचाना सबसे जरूरी था। राजकुमार की शैली अभी भी अपने तरीके से जारी थी, बेईमानी से व्यवहार कर रही थी, फिर भी बारोव को लगा कि दोनों शैलियां बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं। नहीं, बारोव ने सोचा, यह विपरीत होना चाहिए। सबसे बड़ा अंतर उद्देश्य होगा। वह जानता था कि रोलांड क्या करने की योजना बना रहा था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ ऐसे तरीके अपनाने थे जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल था, जैसे कि जब उसने चुड़ैल को बचाने के लिए उसे मनाने की कोशिश की थी। शायद योजना बहुत बुद्धिमानी वाली नहीं थी, लेकिन राजकुमार ने वास्तव में पहले से योजना बनाई थी और बिना किसी संदेह के परिणामों पर दृढ़ता से विश्वास किया। ये योग्यता ही थी जो किसी को भी सबसे ज्यादा हैरान कर सकती थी। राजा की उपाधि रोलांड के किसी भी भाई बहन को मिल सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से चौथे राजकुमार को नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट थी, क्योंकि वह बॉर्डर टाउन जैसी छोटी सी जगह को कैसे विकसित कर सकता था। यहाँ तक कि देवता भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अंत में रोलांड एक पागल योजना लेकर आया, बॉर्डर टाउन के बाहर एक रक्षात्मक रेखा स्थापित करने की पागल योजना, ताकि वे गोल्डन हार्वेस्ट शहर से बेहतर विकास कर सके। क्या वह वाकई पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये परियोजना सफल होगी? अगर वह सिर्फ एक पागल था, तो ये काफी बुरा था। लेकिन रोलांड के लिए, जिसने शहर की दीवार का जोरदार निर्माण किया, ऐसा नहीं लगता था। उसने वास्तव में इस जगह की रक्षा करने की योजना बनाई थी, केवल कीमिया उत्पाद सीमेंट की मदद से एक दीवार बनाने के लिए, जो सामान्य ज्ञान के लिए लगभग असंभव है। बारोव के परिवार में एक कीमियागर भी था, लेकिन उसने कभी किसी कीमियागर कार्यशाला में ऐसी चीज को परिष्कृत करने के बारे में नहीं सुना था। दीवार के निर्माण का समाधान किसी ऐसी चीज पर आधारित था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। अंत में, क्या उसे केवल अपने आप पर भरोसा था, या ये सिर्फ उसका लापरवाह व्यवहार था? रोलैंड की योजना कहाँ तक सफल हुई, और अंततः मैं रोलांड की योजना के बारे में कितना जानता हूँ? बारोव को आने वाले दिनों में दिलचस्पी होने लगी। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 17 राजदूत भाग 1। उस चुड़ैल को छोड़ो।
C17 अम्बेसडर भाग 1। अध्याय 17 राजदूत भाग 1। ये बहुत ही सड़ा हुआ स्थान है। जब गढ़ के दूत पेत्रोव अपने केबिन से बाहर निकले तो सड़ी हुई लकड़ी की गंध ने उनके चेहरे पर वार किया। आसपास की हवा नम और दमनकारी थी, जिससे लोगों को पूरी तरह से असहज महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और नाक से सांस ली। आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश आने वाली है। आप पिछली बार 1 साल पहले यहाँ आए थे, राजदूत के सहायक ने राजदूत के कंधों पर एक ऊनी कोट डालते हुए कहा। यहाँ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये 1.5 साल था, पेट्रोव ने सुधारा। हर मौसम में ड्यूक एक अलग व्यक्ति को आने के लिए चुनता था। पिछली बार जब मैं बॉर्डर टाउन में था तब गर्मी थी, लेकिन अयस्क के अलावा उनके पास और भी बहुत कुछ है, जैसे कि फर की एक अच्छी किस्म। और क्या? उसके सहायक के चेहरे पर एक खाली भाव था। पेट्रोव ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। वह जहाज के किनारे से गुजरा, काई से ढके घाट पर पैर रखा और उसके पैर के नीचे से एक तख्ता चरमराने लगा। लकड़ी शायद कुछ सालों तक गोदी को सहारा देती रहेगी, लेकिन फिर यह टूट जाएगी, उसने सोचा। सीमावर्ती शहर में न केवल पत्थर और फर था, बल्कि जमीन भी थी, लेकिन इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। सहायक केवल एक अज्ञात सिटी हॉल अधिकारी था। वह इस बिंदु को देखने में असमर्थ था। लोंगसोगढ़ और बॉर्डर टाउन के बीच जंगली भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था, जिसे अभी भी खेती के लिए साफ करने की आवश्यकता थी। एक तरफ दुर्गम पर्वत श्रृंखला थी, जबकि दूसरी तरफ चिशुई नदी थी, जो गलियारे की तरह लंबी और संकरी थी। गढ़ के लिए एक चौकी के रूप में, यदि वे रक्षात्मक रेखा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये गढ़ के कब्जे में भूमि के विस्तृत विस्तार को भी लाएगा। भूमि पर खेती नहीं की गई थी, इसलिए इसे जुताई से पहले किसी भी तरह के सुधार की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय फसलों के कई घेरे लगाए जा सकते थे, और इसके अलावा इसके दोनों तरफ एक प्राकृतिक रक्षा रेखा थी। अंत में सभी के खाने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। बॉर्डर टाउन में खाद्यान्न की कमी बढ़ती आबादी के कारण होने वाली समस्याओं से गढ़ को राहत देने का एक तरीका था। भविष्य में बॉर्डर टाउन और गढ़ को एक क्षेत्र बन जाना चाहिए, न कि 2 अलग अलग क्षेत्र जो वे अभी हैं। एकमात्र कमी यह थी कि इसके लिए 3 से 5 साल तक का ऑपरेशन करना पड़ता, साथ ही अग्रिम राशि के रूप में बड़ी रकम देनी पड़ती। दुर्भाग्यवश जब निवेश की दूरदर्शिता की बात की जाती है तो अधिकांश कुलीन लोग बुरे व्यवसायी होते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है कि यार्ड खाली है? सहायक ने दूर की जमीन की ओर इशारा किया। क्या उनके पास अयस्क तैयार नहीं होना चाहिए? पेट्रोव ने धीरे से कहा। हम महल में जाएंगे और महामहिम से मुलाकात करेंगे। रुको, श्रीमान राजदूत, क्या आप जानते हैं कि वह आपका स्वागत करेंगे या नहीं? वह नहीं जानता था कि महाराज ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन अपने दिल में वह ऐसा कहना नहीं चाहता था। चलो चलें, अस्तबल सामने ही है। अब मुसीबत यह आई कि गढ़ और सीमावर्ती शहर 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गए। राजा के सिंहासन के लिए लड़ने के आदेश के कारण चौथा राजकुमार एकांत में रह गया। एक सामान्य कुलीन या शाही सदस्य यहाँ कैसे रह सकता है? बेशक वे इस सारी जमीन को अपने लिए ले लेंगे, भोजन और रोटी के बदले खनिज और आभूषण बेचना। मुझे डर है कि राजकुमार की आंखें केवल सोने के राजघरानों को ही देख सकती हैं। अगर वह खुद होता तो वह ऐसा करता। असहाय होकर देखना कि कैसे अपने ही क्षेत्र के उत्पादन को केवल भोजन के लिए बदला जा रहा है। राजदूत को डर था कि कोई भी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा उत्पादों को गढ़ में जाने की जरूरत नहीं थी। अधिकांश कुलीन लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं कि चिशुई नदी लोंगसोगढ़ में समाप्त नहीं होती थी। वह विलो टाउन, ड्रैगन माउंटेन या यहाँ तक कि रेड सिटी में बाजार मूल्य पर अयस्क बेच सकता था, फिर लोगों को उनके शहरों से नए शरणार्थियों के रूप में ले जा सकता था। यह नदी के नीचे थोड़ा आगे की ओर से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर लोंगसोगढ़ क्या कर सकता था? नदी को रोक देना और राजकुमार और उसके दल को काट देना। ये सिर्फ ग्रे कैसल के शाही परिवार की अवज्ञा होगी। हर कोई जानता था कि चौथे राजकुमार के राजा बनने की संभावना सबसे कम थी, लेकिन बिना किसी संदेह के फिर भी उसकी अवज्ञा करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह अभी भी राजा के खून का था। राजदूत और उनके सहायक किराए के घोड़ों पर सवार होकर नदी के किनारे पत्थर की सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अस्तबल में सिर्फ मिश्रित रंगों के बूढ़े घोड़े थे। अगर वे धीरे धीरे भी चलते तो घोड़े कांपते, और इन 2 बेवकूफ घोड़ों के लिए उसे अभी भी 2 सोने के सिक्कों की जमानत देनी थी। देखिए सर, क्या यह विलो टाउन की नाव है? अपने सहयोगी की आवाज सुनकर उसने जिस दिशा में इशारा किया था
उस दिशा में देखा तो देखा कि एक जहाज अपने हरे बैनर पर विलो पत्ती के साथ अपने एक खंभे पर लटका हुआ धीरे धीरे नदी में बह रहा था। पतवार की जलरेखा बहुत ऊंची थी, जो ये संकेत दे रही थी कि उसमें माल भरा हुआ था। पेत्रोव ने खाली सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल डूब गया। राजकुमार ने उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से काम किया। अगर राजकुमार ने उन शहरों और कस्बों से संपर्क करना शुरू कर दिया होता तो उसके अपने हाथों में सौदेबाजी के चिप्स का मूल्य कम हो जाता। वह मूल रूप से अयस्क को सामान्य कीमत से 30% कम पर हासिल करना चाहता था, ताकि वह अभी भी कुछ कमा सके। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पत्थरों को पॉलिश किए गए गहनों में बदल दिए जाने के बाद विलासिता के सामानों की कीमत कई गुना ज्यादा हो गई थी। दुर्भाग्य से यह एकाधिकार नहीं था, नहीं, ये केवल उसका परिवार था जो अंतिम निर्णय लेता था। बॉर्डर टाउन में खनन परियोजना में 6 कुलीन परिवार भाग ले रहे थे। अगर उनमें बहुमत की सहमति नहीं होती तो कोई समाधान नहीं होता। हालांकि वे प्रतिक्रिया देने में धीमे थे, ये सोचकर कि स्थिति पहले जैसी ही थी, या उन्होंने सोचा कि खनन परियोजना इतनी ध्यान देने योग्य नहीं थी। वैसे भी शेष 5 उदासीन थे, यहाँ तक कि उनके अपने पिता ने भी उन्हें आत्मविश्वास से अस्वीकार कर दिया। वास्तव में वे गलत थे। खनन उत्पादन का कम इनाम मुख्य रूप से कुछ अन्य व्यापारिक संभावनाओं के कारण था। अगर वे सामान्य व्यापार में बदल जाते तो वे अधिक कमा सकते थे, और यदि आप अधिक कमाते हैं तो आप अगले वर्ष अधिक अयस्क का उत्पादन करने की संभावना रखते हैं। क्या वे उस एकाधिकार योजना को हासिल कर सकते थे जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा था? पूरी संभावना है कि नहीं, ये निश्चित रूप से साकार नहीं हो सकता। पेत्रोव ने सोचा, चूंकि वह खाली याद देख सकता था, राजकुमार इन खनिजों को घटिया किस्म के गेहूं के बदले में देने का इरादा नहीं रखता था, उसे दूसरे खरीदारों से संपर्क करना था। अगर वे अभी भी इस व्यवसाय को जारी रखना चाहते थे तो 30% की छूट उनके लिए सबसे अच्छा सौदा था। चूंकि विलो टाउन और बॉर्डर टाउन के बीच की दूरी और भी ज्यादा थी, इसलिए इससे परिवहन लागत में वृद्धि होगी, लेकिन विलो टाउन में अयस्क के एक से ज्यादा स्रोत थे। वे जो पहली कीमत पेश करेंगे वह संभवतः बाजार मूल्य से आधी कम होगी। ड्रैगन माउंटेन और रेड टाउन के लिए कीमत और भी कम होगी, इसलिए चौथा राजकुमार लॉन्सोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के एकाधिकार के लिए सहमत होगा, खास तौर पर रत्न व्यापार के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि अगर वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करता तो क्या उसके पिता उससे सहमत होते? अन्य 5 परिवारों का मानना था कि बॉर्डर टाउन को आत्मसमर्पण करने देना आसान बात होगी। क्या उसे अनुबंध पाने के लिए परिवार के हितों को नजरअंदाज करना चाहिए? आखिरकार उनकी नज़र में बॉर्डर टाउन अभी भी उनके अपने लोंगसोंग गढ़ द्वारा नियंत्रित था, और वे सब कुछ दे सकते थे या ले सकते थे। वे धीरे धीरे शहर को पार करते हुए दक्षिण पूर्व कोने में स्थित महल की ओर बढ़े। पेत्रोव यहाँ पहली बार नहीं आया था, लेकिन इस बार मालिक बदल गया था। जब पहरेदारों ने राजदूत को देखा तो वे तुरंत अंदर गए और प्रभु को इसकी सूचना दी। चौथे राजकुमार रोलांड विम्बलडन ने तुरंत पेत्रोव को बुलाया, और जब दोनों को हॉल में ले जाया गया तो राजकुमार पहले से ही मुख्य सीट पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमान राजदूत, कृपया बैठ जाइए। रोलांड ने ताली बजाई और नौकरानी को भरपेट खाना लाने दिया। ग्रिल्ड पूरा चिकन, मशरूम स्टू के साथ जंगली सुअर का पैर, बटर ब्रेड और सब्जी का सूप का एक बड़ा कटोरा। जाहिर है, इस सीमावर्ती क्षेत्र में शाही बच्चों को व्यक्तिगत आनंद में थोड़ी सी भी कमी नहीं थी। पेट्रोव ने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया। उसने लॉन्सोनगढ़ से बॉर्डर टाउन तक जहाज से यात्रा की, और अनुकूल हवा के साथ भी इसमें 2 दिन लगे। अगर यह एक बहुमस्तूल वाला मालवाहक जहाज होता तो यह और भी धीमा होता, शायद 3 से 5 दिन। जहाज पर कोई रसोई नहीं थी, इसलिए आमतौर पर सूखे मांस के टुकड़े या गेहूं की रोटी खाने के साथ आता था। लहराते हुए गर्म व्यंजनों को देखकर उसे लगा कि उसके गले में लार उमड़ रही है। लेकिन कुलीन संस्कृति में वर्षों के प्रशिक्षण के कारण वह उत्तम भोजन शिष्टाचार बनाए रख सकता था। इसके विपरीत महामहिम की खाने की आदतें बहुत खराब थीं, विशेष रूप से चाकू और कांटे का उपयोग। पेट्रोव ने देखा कि नक्काशी करने वाले चाकू के अलावा चौथे राजकुमार ने छोटी छड़ियों का एक जोड़ा इस्तेमाल किया। जब टुकड़े करना पूरा हो गया तो उसने बाकी सभी चालों के लिए छड़ियों का इस्तेमाल किया, और ऐसा लग रहा था 2 छड़ियां एक कांटे से कहीं ज्यादा सुविधाजनक थीं। आप क्या सोचते हैं? भोजन के अंत में रोलांड ने अचानक राजदूत से पूछा। ओह, क्या? एक पल के लिए राजदूत की हिम्मत टूट गई। रोलैंड ने पेत्रोव को जवाब देने से पहले छड़ियों से हाथ मिलाया,
लोहे का कांटा, ज्यादातर लोगों के लिए यह एक विलासिता है, चांदी के कांटे की तो बात ही छोड़िए। जब आप सीधे अपने हाथ से खा रहे होते हैं तो सामान्य भोजन के साथ गंदी चीजें पेट में जाना बहुत आसान होता है। बीमारी मुंह से प्रवेश करती है, तुम्हें पता है। राजदूत को जवाब देना नहीं आता था, उसे बीमारियां मुंह से आती है का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन पिछले वाक्य की अपनी समझ के अनुसार रोलांड शायद खाने पर चिपकी गंदगी की बात कर रहा था और इसे खाने से बीमार होना आसान होगा। लेकिन जब किसी ने बीमारी का निदान करने की कोशिश की तो किसी को भी यह नहीं पता था कि वे क्यों मर गए। आपको क्या लगता है कि जंगल में एक ओक का पेड़ काटकर आप कितनी लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं? ये लकड़ियां साफ हैं और आसानी से मिल जाती हैं। मैं शहर में इसका प्रचार करने जा रहा हूँ। राजकुमार ने शराब का घूंट लिया और आगे कहा, बेशक अब मेरे लोगों को खाने के लिए ज्यादा मांस नहीं मिलता है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें बदलाव लाऊंगा। पेत्रोव को राहत महसूस हुई, अब उसे पता था कि कैसे जवाब देना है। नियमित रूप से उसने अपना समर्थन और आशीर्वाद व्यक्त किया, लेकिन उसके दिल में वह सहमत नहीं था। सभी लोगों को मांस खाने दो, ये केवल संकीपन होगा। यहाँ तक कि ग्रेकेसल भी ऐसा नहीं कर सकता था, और यह सीमावर्ती शहर इस उजाड़ भूमि में था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 18 राजदूत भाग 2 उस चुड़ैल को छोड़ो। C18 एम्बेसडर भाग 2 अध्याय 18 राजदूत भाग 2। भोज चलता रहा। रात्रि भोज के दौरान काफी सौहार्दपूर्ण माहौल था। चौथे राजकुमार ने अयस्क व्यापार के बारे में बात नहीं की क्योंकि उन्हें कुछ भी कहना असुविधाजनक लगा। जब राजकुमार ने नौकरानी से मिठाई लाने को कहा तो पेत्रोव ने धीरे से व्यापार का जिक्र किया। महाराज, पिछली प्रक्रिया के अनुसार आज वह दिन होना चाहिए जब आप अयस्क वितरित करें, लेकिन मुझे टर्मिनल यार्ड में कोई अयस्क नहीं दिख रहा है। रोलांड ने अपनी छोटी लकड़ी की छड़ें नीचे रखी और सिर हिलाया। दुर्भाग्य से उत्तरी ढलान की खदान कुछ समय पहले ढह गई थी। इस महीने मेरे लोग केवल उत्पादन फिर से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ढहने से बजरी अभी तक साफ नहीं हुई है। शेड्यूल के अनुसार हम अगले साल की शुरुआत में फिर से खनन शुरू कर पाएंगे। खदान ढह गई। एक पल के लिए पेत्रोव स्तब्ध रह गया। क्या यह संयोग था? हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि राजकुमार को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अन्यथा अगर वह खुद उत्तरी ढलान की खदान में जाता तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता। इसलिए ये स्पष्ट था कि झूठ बोलकर रोलांड केवल अपना ही चेहरा पीटेगा। तो फिर पतन से पहले के अयस्क का क्या हुआ? ये ज्यादा नहीं था। खनन की गई मात्रा सम्मेलन के अनुसार थी। मेरे लोग सम्मेलन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खनन करने में असमर्थ थे। रोलांड ने अभ्यास के तरीके से शब्दों पर जोर दिया। श्री राजदूत, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2 साल पहले राक्षसों के महीनों के दौरान क्या हुआ था, है ना? बेशक पेत्रोव को ये याद था। ठंड 4 महीने तक चली और बॉर्डर टाउन में लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति भूख से मर गया। इसका कारण नगरपालिका प्रशासनिक गवर्नर रेनॉल्ड का लालची और अतृप्त लालच था। अभिजात वर्ग के बीच स्वाभाविक रूप से आंतरिक विरोध था। कुछ रईसों ने बाद में गवर्नर रेनॉल्ड को दंडित करना भी चाहा, लेकिन इस घटना के अंत में कुछ नहीं हुआ, केवल इसलिए कि वह ड्यूक की दूसरी बेटी का पति था। अब जब राजकुमार ने ये बात कही तो पेत्रोव को बुरा लगा। इस बार तो हालात और भी खराब होंगे, रोलांड ने आह भरते हुए कहा। पहले हम जितना खनन कर पाते थे उससे शायद सिर्फ 2 महीने का खाना ही मिल पाता था। मैं अपने लोगों का भरण पोषण करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि वे सर्दी में भी नहीं बच पाएंगे। सर, व्यापार के पुराने तरीके खत्म कर देने चाहिए। पेत्रोव ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे खंडन करना नहीं आता था। वह कोई पेशेवर राजनीतिक नहीं था। इतने अच्छे कारण के सामने वह वास्तव में कोई समस्या नहीं बता सकता था, इसलिए वह केवल मामले को कुछ समय के लिए टाल सकता था। महाराज, मुझे खेद व्यक्त करना है। इस बार पहले जैसी त्रासदी नहीं दोहराई जाएगी। मैं आपको 1 महीने का भोजन उधार दे सकता हूँ, और जब आपके लोग अगले साल उत्पादन फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे तो वे धीरे धीरे ऋण चुका सकते हैं। मैंने पहले ही विलो टाउन को अयस्क बेच दिया है। हम धीरे धीरे उनके पैसे से आपको चुका सकते हैं। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है, रोलांड ने तुरंत उसे टोका। वे सोने के राजसी धन से अयस्क खरीदने को तैयार हैं, और साथ ही वे बाजार मूल्य पर गेहूं, पनीर, रोटी, शहद और बहुत कुछ बेचते हैं, जिसे हम पिछले सौदे से मिले राजसी धन से खरीद सकते हैं। लेकिन श्री राजदूत, भले ही आप हमें 1 महीने का भोजन उधार देने को तैयार हों, क्या अन्य 5 गुट आपके निर्णय से सहमत होंगे? जहां तक मुझे पता है,
ड्यूक रेयान के लिए अन्य परिवारों के साथ समझौता करना भी आसान नहीं है। पेट्रोव चुप रहा। चौथे राजकुमार ने सब कुछ सही कर दिया था। सिर्फ बाकी 5 ही नहीं, उसे डर था कि उसके अपने पिता भी सहमत नहीं होंगे। अगर वे एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे तो व्यापार योजना को संशोधित करना जरूरी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिरी बात वह कैसे कह सकता था। उसे राजदूत कहा जाता था, लेकिन असल में वह सिर्फ प्रवक्ता था। शायद ड्यूक नहीं चाहता था कि कोई बॉर्डर टाउन के साथ कोई निजी समझौता करे, है न? चाहे वह भूतपूर्व गवर्नर के समय में हो या अब चौथे राजकुमार के समय में, उसने हर सीजन में एक अलग उम्मीदवार को नियुक्त किया, और ये लोग कभी भी अपने परिवारों के शासक नहीं थे। परिणाम चाहे जो भी हो, उसे प्रयास तो करना ही था। इसलिए जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो पेट्रोव ने अपने अंतिम पत्ते फैला दिए। 30। उसने 3 उंगलियां उठाईं। लॉन्गसॉन्ग स्ट्रॉन्गहोल्ड अयस्क और कच्चे रत्नों को बाजार मूल्य के 30% से भी कम कीमत पर खरीदेगा। मुझे लगता है कि ये कीमत विलो टाउन की कीमत से ज्यादा होनी चाहिए, महामहिम। रोलांड ने जवाब दिया, वास्तव में यह अधिक है, लेकिन अभी भी पुराना सवाल है, क्या आप सभी 6 परिवारों की सहमति की गारंटी दे सकते हैं? मैं कल तुरंत लोंगसोंग स्ट्रॉन्गहोल्ड वापस जाऊंगा। समझौता होने के बाद मैं एक नया अनुबंध लेकर वापस आऊंगा। लेकिन मेरे लोग इतने लंबे समय तक इंतजार करने में असमर्थ हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अभिजात वर्ग के बीच किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं तो आमतौर पर इसमें बहुत समय लगता है। महाराज, लोंगसोंग गढ़ के साथ सहयोग आपके और आपके लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा। विलो टाउन बहुत दूर है, इसलिए आप और आपके लोग राक्षसों के महीनों के दौरान वहां से भाग सकते हैं। इस बिंदु तक बोलते समय पेट्रोव को लगा कि उसका गला सूख गया है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। ये काफी खतरनाक है। हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा हूँ? पेट्रोव का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या उसने सचमुच राजकुमार को धमकी दी थी? हा 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 हा। आश्चर्यजनक रूप से रोलांड क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि हंसा। श्री राजदूत, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी विलो टाउन वापस जाने के बारे में नहीं सोचा था। आपका क्या मतलब है? बेशक, मेरा इरादा लोंगसोंग गढ़ में जाने का भी नहीं था। रोलांड ने राजदूत के हाव भाव को दिलचस्पी से देखा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। पेट्रोव को क्षण भर के लिए संदेह हुआ कि उसके कानों ने सही सुना या गलत। सौभाग्य से राजकुमार ने इस अजीब चुप्पी को लंबे समय तक जारी नहीं रहने दिया, और फिर उसने समझाया, इस सर्दी में मैं हमेशा बॉर्डर टाउन में रहूंगा। बॉर्डर टाउन हमारे राज्य की नई सीमा बन जाएगा। इतना हैरान मत हो मेरे दोस्त, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको उत्तरी पर्वत ढलान पर नई चिनाई वाली दीवारें दिखा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शहर की दीवार। हाँ, उत्तरी ढलान पर्वत और चिनशुई नदी को जोड़ने वाली एक 12 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी पत्थर की दीवार है। इसकी मदद से हम बॉर्डर टाउन में राक्षसी जानवरों को हरा सकते हैं। पेट्रोव को लगा कि उसकी दिमागी शक्ति पर्याप्त नहीं है। जब पिछले सीजन में पूर्व राजदूत वापस आया था तो उसने किसी भी शहर की दीवार का जिक्र नहीं किया था। नहीं, उस समय बॉर्डर टाउन के स्वामी और लोग लोंगसोंग गढ़ में थे। वे अपनी सीमित जनशक्ति से दीवार कैसे बना सकते थे? दूसरे शब्दों में, जब चौथा राजकुमार आया तो उसने तुरंत शहर की दीवारें बनानी शुरू कर दी। फिर भी अब तक केवल 3 महीने ही हुए थे, तो वे इतने कम समय में कुछ कैसे बना सकते थे? इसके अलावा अभी महामहिम ने क्या कहा? 12 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी उत्तरी ढलान वाले पहाड़ और शिशुई नदी को जोड़ती हुई। पेट्रोव ने अपने दिल में यह अनुमान लगाया, इस आकार की दीवार बनाना 3 से 5 साल से कम समय में संभव नहीं था, और सबसे पहले तो उसके पास इतने सारे पत्थरों को काटने और पीसने के लिए पर्याप्त पत्थर के राजमिस्त्री भी नहीं थे। और बॉर्डर टाउन सिर्फ एक खनन शहर था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ आम लोग थे। अभी वह इस खबर को पचा भी नहीं पाया था कि रोलांड के अगले वाक्य ने भी उसे अतुलनीय रूप से चौंका दिया। अयस्क की बिक्री के लिए अगले साल से मैं कीमत आधी करने को तैयार हूँ, सर, लेकिन हम केवल लोंगसोंग स्ट्रॉन्गहोल्ड को ही नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपको वास्तव में इतने अयस्क की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अयस्क के कम मुनाफे की तुलना में आप कुछ और धातु उत्पाद जैसे कुदाल, बेलचे और इसी तरह के अन्य उत्पाद पसंद करेंगे। यहाँ फिर से वह रुका, तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि ऐसा न लगे कि पेट्रोव उसके शब्दों का अर्थ समझ गया है। जहाँ तक कच्चे रत्नों की बात है, हम उन्हें नीलामी के रूप में बेचेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यापारी उन्हें खरीद सकेगा। मैं खुद ही पत्थरों को चमकाना पसंद करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान बॉर्डर टाउन में ऐसी क्षमता वाला कोई नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास इन कुछ महीनों में दीवार बनाने की क्षमता है?
पेट्रोव का दिल गुस्से से फटने लगा, और उसका क्या मतलब है कि लोंगसोवगढ़ को इतने अयस्क की आवश्यकता नहीं है। ये केवल 1000 सोने के रॉयल्स का उत्पादन है। भले ही उत्पादन बढ़ाया जाए, लोंगसोवगढ़ इसे दोगुना कर सकता है। 2000 सोने के रॉयल्स को लोंगसोवगढ़ द्वारा नहीं संभाला जा सकता है। ये थोड़ा अहंकारी है। उसने अपने दिल की शिकायतों को दबाते हुए एक शांत भाव बनाए रखने की कोशिश की। आपने जो कुछ भी कहा वह मुझे याद है, महाराज। मैं तुरंत वापस जाऊंगा और 6 परिवारों से बातचीत करूंगा। लेकिन आपने पहले जिन शहर की दीवारों का जिक्र किया था, मैं पहले उन्हें देखना चाहता हूँ। बेशक, रोलैंड मुस्कुराया, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी मत करो। पहले हम इन शानदार स्वाद वाली पेस्ट्री का मजा लें और खत्म करें। उसके बाद शुरू करने में बहुत देर नहीं होगी, है न मिस्टर एम्बेसडर? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। उस चुड़ैल को छोड़ो। C19 पाठ। अध्याय 19 सबक। सर्दियों के मौसम में प्रवेश करने के बाद आखिरकार पहली बारिश हुई। बारिश 2 दिनों तक बिना रुके जारी रही। रोलांड अपनी मेज पर झुक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश की बूंदें हवा के साथ ऊपर की ओर उड़ रही थीं, बार बार शीशे से टकरा रही थीं, जिससे लहरें उठ रही थीं। लहरों के अपवर्तन के कारण छोटे शहर की छवि विकृत हो गई। घर और सड़कें बिना किसी नियमित रूप के विकृत हो गई थीं। किसी भी प्रभावी जल निकासी उपाय की कमी के कारण पत्थर की सड़कें बहते पानी की धाराओं से जुड़ी हुई थीं। दूर से देखने पर यह साफ और क्रिस्टलीय पानी की कई धाराओं जैसा लग रहा था। दूर स्थित पहाड़ और जंगल धुंध से ढके हुए थे और धुंधले दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मानव संसार की सीमा हो। अगर ऐसा परिदृश्य आधुनिक समय में रखा जाता तो यह निश्चित रूप से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता, लेकिन रोलांड जो देखना चाहता था वह कंक्रीट और स्टील से बना जंगल था। बारिश के कारण शहर की दीवार का निर्माण भी रोकना पड़ा। इससे उसकी सफलता की भावना, जो उसे परसों मिली थी जब उसने गढ़ के दूत को हतोत्साहित किया था, फीकी पड़ गई। आपने अभी कहा कि हमारे आसपास की हवा कई अलग अलग प्रकार की गैसों से बनी है, क्या ये सच है? अन्ना की स्पष्ट आवाज ने रोलांड के विचारों को बाधित कर दिया था, और जब उसने उसकी ओर देखा तो अन्ना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपनी सुंदर नीली आंखें झपकाईं। अहम, मिस अन्ना, आपको महामहिम को सम्मानसूचक शब्दों से संबोधित करना चाहिए, कार्टर ने बगल से चेतावनी दी। इसके बारे में इतना खास मत बनो, रोलांड ने पलटकर कहा, वह अब मेरी छात्रा है। बारिश के दौरान उसने कार्टर और 2 चुड़ैलों को अपनी कक्षा में आने के लिए बुलाया था। हाँ, उसने प्राकृतिक विज्ञान का एक कोर्स खोलने का फैसला किया था। वह स्टोनमेसन काल के कॉलेज से प्रेरित था। अगर एक राजमिस्त्री भी स्कूल खोल सकता है, तो क्या एक मैकेनिकल इंजीनियर भी एक खोल सकता है? भेदभाव क्यों मौजूद था? क्या यह अज्ञानता के कारण नहीं था? सार्वभौमिक शिक्षा किसी भी उम्र में सभ्यता के विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी उपाय था। वह पहले सहायक मंत्री को भी बुलाना चाहता था, लेकिन चूंकि वह अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त था, इसलिए उसने मना कर दिया। रोलांड को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन सर्दियों की शुरुआत से ही रोलांड को लगा कि बारो विशेष उत्साह से भरा हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि वह बॉर्डर टाउन की निगरानी भी अकेले ही कर रहा था। नया ज्ञान सीखने की संभावना के बारे में सुनकर अन्ना की आंखें तुरंत दिलचस्पी से चमक उठी। नाना, जिन्हें पाठ के दौरान घायल जानवरों का इलाज करने की जरूरत नहीं थी, भी बहुत खुश हुई। कार्टर, जो उस समय निष्क्रिय था, ये देखने के लिए कक्षा में गया कि राजकुमार ने क्या नया बकवास सोचा है। लेकिन क्लास शुरू होने के कुछ समय बाद ही नाइट की आंखें धीरी हो गई। नाना की नज़र भी दूर हो गई, वह सिर्फ 2 शब्दों, नेचुरल साइंस, को ही घूर रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अन्ना इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने सब कुछ याद रखने की बहुत कोशिश की। रोलांड को अपना व्याख्यान कुछ देर के लिए रोकना पड़ा ताकि तीनों लोग उसकी शिक्षा को पचा सके। अन्ना का सवाल सुनकर वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बेशक, भले ही वे एक जैसे दिखते हों। महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर गैस एक जैसी दिखती है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि अलग अलग गैसें हैं? कार्टर ने अपनी शंका व्यक्त की। मैं तुम्हें ये साबित भी कर सकता हूँ। रोलांड को पता था कि इन आसानी से समझ में आने वाले शब्दों के बावजूद अधिकांश लोग सिद्धांतों से भ्रमित हो जाएंगे। उन्होंने सभी की रुचि जगाने के लिए एक सरल प्रयोग करने का निर्णय लिया। मोमबत्ती, गिलास, बेसिन, चूने के पानी का कटोरा, ये वे चीजें थीं जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। हालांकि इस समय उनके पास केवल हल्के भूरे रंग का कांच था, जो उसके पहले के समय के कांच से कहीं कम पारदर्शी था।
फिर भी ये इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त पारदर्शी था। आखिरकार इस सरल परीक्षण के लिए किसी को परिवर्तन प्रक्रिया का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। रोलांड ने ये परीक्षण पहले भी एक बार किया था। परीक्षण के नतीजों से पता चला कि भले ही इस दुनिया में जादू है, लेकिन प्रकृति के नियम अभी भी पृथ्वी पर जैसे ही हैं। उसने अन्ना से मोमबत्तियां जलाने को कहा और फिर उसने उसे बेसिन में डाल दिया। जब कोई चीज जल रही होती है तो उसे गैस की जरूरत होती है। ये गैस हर जीवित जीव के साथ भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो हम इस मोमबत्ती की तरह हो जाएंगे। देखो, रोलांड ने मोमबत्ती पर गिलास रखा और 2 बार लौ हिलाने के बाद वह जल्दी ही बुझ गई। इससे हवा खत्म हो जाती है सर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुख्य शूरवीर ने निराशा भरे अंदाज में कहा, बेशक हम हवा के बिना मर जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी में गिर जाएं। नाना ने भी सिर हिलाया। तो क्या आपको लगता है कि गिलास में कुछ भी नहीं है? रोलांड ने पूछा। फिर उसने बेसिन में चूने का पानी डाला। चूने का पानी जल्द ही गिलास में भर गया, लेकिन जब गिलास आधा भर गया तो यह अंततः बंद हो गया। ये प्रयोग इतना क्लासिक था कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इसे बच्चों की प्राकृतिक विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते थे। रोलांड को अभी भी वह सदमा याद है जो उसे तब लगा था जब उसके अपने शिक्षक ने इसे प्रदर्शित किया था। तब से वह विज्ञान और इंजीनियरिंग की राह पर चल पड़ा, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से गिलास का एक कोना उठाया और कुछ ही क्षणों के बाद चूने के पानी से हवा के बुलबुले उठते दिखाई दिए। फिर साफ चूने का पानी थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा और धीरे धीरे गिलास के भीतर एक छोटा सा सफेद बादल फैल गया। अगर गिलास में कुछ नहीं होता तो हम चूने के पानी और हवा के बुलबुले में होने वाले बदलावों को नहीं देख पाते। इससे पता चलता है कि हवा में कम से कम 2 अलग अलग तरह की गैसें होती हैं। दरअसल मोमबत्ती जलाने पर हवा का सिर्फ एक हिस्सा ही खर्च होता है, जबकि दूसरा हिस्सा जलने में असमर्थ होता है। हालांकि यह पहले वाली गैस की तरह रंगहीन और गंधहीन होती है, लेकिन इसकी प्रकृति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, ऐसा लगता है। कार्टर ने दोनों के बीच के रिश्ते को समझने के लिए लंबे समय तक सोचा, लेकिन ये जानने का क्या फायदा है? यदि आप पहली गैस प्राप्त कर सकते हैं तो आप लौ को लंबे समय तक जलने दे सकते हैं, और जब आप दूसरी गैस प्राप्त करते हैं तो आप जल्दी से आग बुझा सकते हैं। अन्ना ने अचानक कहा। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। रोलांड ने अपने दिल में उसकी प्रशंसा की। भले ही यह एक छोटी सी भ्रांति थी, लेकिन जब उसने गैसों के विभिन्न गुणों के बारे में सुना तो वह तुरंत कई उपयोगों के बारे में सोच सकती थी। यह विचार निश्चित रूप से प्रतिभा स्तर का था। रोलांड जानता था कि उसने कोई आधुनिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन इसके बिना भी वह अपनी असाधारण तर्क क्षमता को दिखाते हुए इस बिंदु के बारे में जल्दी से सोच सकती थी। कम से कम वह इस प्रमुख शूरवीर से कहीं बेहतर थी। ठीक है, ये कहना संभव है कि जब से मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीखा, वे जानवरों से अलग हो गए। भले ही आग प्राप्त करना केवल एक संयोग था। शायद बिजली ने पेड़ों पर प्रहार किया और उन्हें जला दिया। शायद एक चट्टान ने दूसरी चट्टान पर प्रहार किया और चिंगारी निकली। लेकिन अगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होता तो कोई भी इसका उपयोग करने की कोशिश नहीं कर सकता था। हम अभी भी जानवरों जैसे ही होते। रोलांड ने उन्हें धैर्यपूर्वक और व्यवस्थित रूप से उस दिशा में निर्देशित किया जिस दिशा में वह चाहता था। इस प्रयोग का लक्ष्य आपको ये दिखाना था कि जिज्ञासा और सोच मानव प्रगति की प्रेरक शक्तियां थीं। प्रकृति में ऐसी कई संभावित शक्तियां हैं जो केवल हमारी खोज और उपयोग की प्रतीक्षा कर रही हैं। अपने भाषण के बाद कार्टर के चेहरे पर अभी भी संदेह था। नाना उन लोगों में से एक थी जिन्हें पता ही नहीं चलता था कि वे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, और वह केवल रोलांड को खुली असंकेंद्रित आंखों से देखती थी। केवल अन्ना ने अपना सिर झुकाया, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में सोच रही हो। खैर, रोलांड ने आह भरी। वास्तव में उनके द्वारा समझे गए विचारों से बहुत आगे की शिक्षा देने से ज्ञान नहीं मिलेगा, ये केवल लोगों को उलझन में डाल देगा। उनके ज्ञान की ऊंचाई ने निर्धारित किया कि वे प्रकृति की शक्तिशाली शक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वह शारीरिक रूप से उनके सामने न हो। तब वे समझ पाएंगे कि दुनिया में छिपी शक्तियों की प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस समय मेंटर से लटकी केतली से खनखनाहट की आवाज आई। ये ढक्कन से टकराती भाप की आवाज थी। आह, पानी उबल रहा है। कार्टर ने केतली को कांटे से हटाने के लिए आगे बढ़ा और जल्द ही आवाज बंद हो गई। उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसे हैंडल के चारों ओर लपेट दिया, फिर सभी के कपों में पानी भर दिया। उदाहरण के लिए, जब रोलांड ने कप को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया
तो वह कप की दीवार का तापमान महसूस कर सकता था। आग का उपयोग करने के पहले दिन से ही उबलते पानी का सिद्धांत ज्ञात था। उबलता पानी, सैकड़ों हजारों लोगों ने इसे देखा और इसका इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि धीरे धीरे कलिंग और बढ़ते पानी के वाष्प में भी इतनी जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा हो सकती है। कुछ 100 सालों में यह मानव जाति के विकास के पीछे प्रेरक शक्ति बन जाएगा। बहुत ही कम समय में यह मानव जाति के इतिहास को बदल देगा। हालांकि सिद्धांत सरल था, समस्या सीमित तकनीक नहीं थी। नहीं, समस्या ये थी कि अधिकांश लोगों की पहली पसंद खेती करना था। लेकिन रोलांड उनसे अलग था। उसने सोचा, इस दुनिया में चुड़ैलें भी हैं। युद्ध में लड़ने के लिए जादू का उपयोग करना, ये केवल बर्बर लोगों का तरीका था। जादू के साथ कोई भी व्यक्ति मानव विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकों की जगह ले सकता है। जादू का उपयोग करने का ये सही तरीका था। वे सूरज डूबने तक बातें करते रहे और साथ में खाना खाने के बाद रोलांड अपने शयन कक्ष में चला गया। उस समय नाइट लाइफ के बारे में बात करना नामुमकिन था। लोगों के पास इसके लिए कोई शब्द भी नहीं था और हर कोई जल्दी सो जाता था। उसने राजकुमार के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस खेल को करने के लिए एक नौकरानी को भर्ती करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह इतना कमज़ोर था कि वह इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता था। जैसे ही उसने अपने कमरे में मोमबत्ती जलाई, उसने अपने पीछे तालियों की आवाज़ सुनी। तभी किसी ने रोलांड से कहा, यह एक शानदार व्याख्यान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम चौथे राजकुमार वास्तव में एक विद्वान व्यक्ति थे। यह एक अनजान महिला की आवाज़ थी। रोलांड को तुरंत ही ठंडा पसीना आ गया। भगवान ही जानता था कि एक अजनबी उसके कमरे में उसकी जानकारी के बिना कैसे घुस सकता है। अगर वह हत्यारा नहीं तो और क्या हो सकता है। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखने से पहले ही उसे अपने कान के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पाया कि दरवाजे में एक चांदी का खंजर मजबूती से घुसा हुआ था। खंजर से उसके गाल की दूरी सिर्फ 1 उंगली थी। TN, यदि आप प्रयोग देखना चाहते हैं तो यहाँ एक अधिक तकनीकी वीडियो है और यहाँ एक स्कूल प्रयोग है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। उस चुड़ैल को छोड़ो। C20 नाइटिंगेल। अध्याय 20 बुलबुल। महाराज, कृपया आवेगपूर्ण मत बनिए। मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। अरे, क्या ये लोगों को ये बताने का एक तरीका था कि आप उनसे बात करना चाहते हैं? रोलांड ने अपने डर को निगल लिया और धीरे धीरे पीछे मुड़ गया। खंजर की धमकी के तहत वह केवल दबाव के आगे झुक सकता था और वही कर सकता था जो दूसरा पक्ष चाहता था। मोमबत्ती की मंद रोशनी में रोलांड दूसरी महिला को देख सकता था। वह उसके बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर एक लबादे के नीचे छिपा हुआ था और उसका सिर हुड से ढका हुआ था, इसलिए वह उसका असली रूप नहीं देख सकता था। मोमबत्ती की रोशनी से बनी उसकी परछाई उसके पीछे की दीवार के आधे से ज्यादा हिस्से पर छाई हुई थी। आप कौन हैं? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरी बहनें मुझे नाइटिंगेल कहती हैं। वह खड़ी हुई और अपने लबादे को सीधा किया। फिर वह एक घुटने पर बैठ गई और अप्रत्याशित रूप से एक मानक कुलीन झुककर कहा, सबसे पहले मैं यहाँ आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने आई हूँ, रोलांड विम्बलडन, महामहिम। अपना आभार प्रकट करें। रोलांड ने देखा कि आग की रोशनी के कारण उसके गाउन की कुछ रेखाएं एक अनोखी चमक पैदा कर रही थीं। उन्होंने 3 समानांतर त्रिभुजों का एक पैटर्न बनाया था, जिसके बीच वाले त्रिभुज में एक आंख थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इसे पहले ही देख लिया था। सिक्के के शीर्ष पर बना पैटर्न, ये पवित्र पर्वत की आंख है, जो चुड़ैल सहयोग संघ का प्रतीक है। उसके दिमाग में बारोव के शब्द एक बार फिर उभरे, तुम एक चुड़ैल हो। हा हा हा, वह हल्की हंसी हंस पड़ी। महाराज वास्तव में ज्ञानी है। दूसरी तरफ से अपनी पहचान बताते हुए सुनकर रोलांड ने राहत की सांस ली। वह उसके भाई बहनों द्वारा भेजी गई हत्यारी नहीं थी। तुम्हारी जैसी चुड़ैल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के इस सुदूर शहर में क्यों आए हैं? मुझे नहीं पता कि तुमने ये खबर कहाँ से सुनी, लेकिन तुम्हारे पहुंचने की क्षमता बहुत धीमी है। अगर मैं वास्तव में उसे फांसी देना चाहता तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। मुझे पता है, और अगर तुमने सच में ऐसा किया होता तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। नाइटिंगेल अपने बिस्तर पर वापस बैठ गई। चुड़ैल सहयोग संघ को दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है, खासकर राजत्व से संबंधित मामलों में। ईमानदारी से एक चुड़ैल के लिए एक राजकुमार को मारना इतना कठिन काम नहीं होगा, लेकिन मैं चुड़ैल सहयोग संघ का सम्मान करना चाहती हूँ। हालांकि अगर तुम दूसरी बार कोई बुरा प्रभाव छोड़ती हो तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। ये फांसी की धमकी थी।
रोलांड ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। चुड़ैल, वह जिंदा है और ठीक है। मुझे पता है, और उसके अलावा एक और छोटी लड़की है। उसने सिर हिलाया। मैं 1 हफ्ते पहले इस जगह पर आई थी, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे सामने नहीं दिखा पाई। लेकिन मैंने वह सब कुछ देखा है जो तुमने किया है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चुड़ैलों के खिलाफ हमेशा की तरह द्वेष क्यों नहीं दिखा रही हो, फिर भी चुड़ैल सहयोग संघ की ओर से मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। 1 हफ्ते पहले से, रोलैंड ने अपना माथा रगड़ा, लेकिन साथ ही उसने जो कुछ भी किया था वह सब उसने देखा था। इसका मतलब था कि वह हमेशा उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह और उसके गार्ड उसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। ठीक है, ये कहना कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे केवल धन्यवाद कहने के लिए नहीं था, है ना? क्या आप मुझसे बात करते करते थक गए हैं? नाइटिंगेल ने अपना हुड उतारते हुए पूछा। देखिए, मैं इतनी भी भयानक नहीं दिखती, मैं आपको डरा नहीं पाऊंगी, महाराज। वह इतनी भयानक नहीं से कहीं ज्यादा थी, आप उसे सिर्फ खूबसूरत ही कह सकते थे। जैसे ही उसका हुड गिरा, उसके सुनहरे बाल तुरंत झरने की तरह नीचे गिर गए। उसके बालों से परावर्तित मोमबत्ती की रोशनी ने उसे चक्कर आने जैसा महसूस कराया। उसकी तीखी नाक और चमकती आंखों के साथ अन्ना और नाना के थोड़े बच्चों जैसे रूप के बजाय उसके चेहरे के भावों ने एक ज्यादा परिपक्व आकर्षण प्रकट किया। इस मंद रोशनी में वह उसे करीब से नहीं देख सकता था, लेकिन उसके सुडौल चेहरे की विशेषताएं उसकी सुंदरता का पर्याप्त सबूत थीं। धीरे धीरे रोलांड उसके पास गया और आखिर में वे दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। इसलिए नहीं कि वह उसके प्रति आकर्षित था, ये खतरनाक भी हो सकता था, नहीं, उसे बस ये महसूस हुआ कि दूसरे पक्ष का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। अब आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तुम मुझसे नहीं डरते। नाइटिंगेल की आवाज़ थोड़ी खुश लग रही थी। तुम और मैं पहले ही उन लोगों को देख चुके हैं जो अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। वे हमसे नफरत करते हैं क्योंकि वे हमसे डरते हैं। मैं उनकी आंखों में डर देख सकती हूँ, लेकिन तुम में। वह खुद को रोक नहीं पाए। उसे आगे बढ़कर उसके गाल को धीरे से सहलाना पड़ा। रोलैंड, मुझे सिर्फ जिज्ञासा दिखाई दे रही है। रोलांड ने शर्मिंदगी से 2 बार खांसा और फिर अपना सिर उसके हाथ से हटा लिया। अरे, माहौल को इतना मत बदलो, अभी कुछ देर पहले तक तुम हत्यारे ही थे, तुम अचानक अपना अंदाज कैसे बदल सकते हो? सौभाग्य से, दूसरी ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं अन्ना और नाना को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। नहीं, रोलैंड डर गया और आवेगपूर्ण ढंग से जवाब दिया। फिर उससे चिंता हुई कि अगर उसने उसे पूरी तरह से मना कर दिया तो वह नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने कहा, वे यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके अलावा आप उन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं? यहाँ से ज्यादा सुरक्षित कोई और जगह नहीं है। मैं उन्हें चुड़ैल सहयोग संघ में ले जाऊंगी। आखिरकार उनका घर वही है। रोलांड के इनकार के बावजूद नाइटिंगेल नाराज नहीं हुई, बल्कि वह शांत स्वर में उससे बात करती रही। चुड़ैल सहयोग संघ के अन्य सदस्य उनके साथी हैं और उनके साथ कोई भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होगा, और उन्हें अब खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और चुड़ैल सहयोग संघ के पास कोई पक्का घर नहीं है। 1 महीने पहले मेरे रक्षकों ने जंगल में तुम्हारे छिपने के शिविर की खोज की। उन्हें उत्तर की ओर जाने वाले पैरों के निशान मिले, लेकिन उत्तर में केवल अंतहीन पहाड़ हैं। उद्धरण चिन्ह। आप सही कह रहे हैं, चुड़ैल सहयोग संघ पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है। हमारे लिए चुड़ैलों के लिए वहां बिल्कुल सुरक्षित है। एक जंगली आदमी की तरह जो सर्दियों में पहाड़ों में रहता है, अंत में तुम कहाँ सुरक्षित रहोगे? क्या तुम्हारे पास साफ पानी है? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त भोजन है? क्या कोई गर्म आश्रय है? और राक्षसों का महीना आ रहा है, पूरा उत्तर पश्चिम एक खतरनाक जगह बन जाएगा। अंत में क्या? यहाँ रोलांड अचानक रुक गया। क्या था? बारोव ने क्या कहा था? केवल पवित्र पर्वत पर ही एक चुड़ैल वास्तविक शांति प्राप्त कर सकती है। चुड़ैल सहयोग संघ का उद्देश्य पवित्र पर्वत को एक साथ खोजना है। इसे नरक में भेजो, ऐसा मत करो। क्या आप पवित्र पर्वत की खोज में दुर्गम पर्वत श्रृंखला में जा रहे हैं? मुझे डर है कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी। नाइटिंगेल मुस्कुराई, लेकिन उसके नजरिए से रोलांड को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। अगर ऐसा है तो मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। रोलांड ने उनकी योजना को सिरे से खारिज कर दिया। पूरी बाहरी दुनिया राक्षसी जानवरों से भर जाने में बस 2 महीने बाकी हैं। भले ही आप पहाड़ों में इंसानों से बच सकते हैं, लेकिन आप खुद को राक्षसी जानवरों से नहीं छिपा सकते। यह विचार कैसा रहेगा? सर्दियों के दौरान पवित्र पर्वत की तलाश करने के बजाय आप सभी सर्दी से बचने के लिए बॉर्डर टाउन आएं
और जब सर्दी खत्म हो जाए तो आप सभी फिर से पवित्र पर्वत को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। इस बार नाइटिंगेल के चौंकने की बारी थी। चुड़ैल सहयोग संघ को यहाँ लाया जाना चाहिए। आप वाकई एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। एक पल के लिए उसने इस पर सोचा, लेकिन अंत में उसने फिर भी अपना सिर हिला दिया। महाराज, भले ही आप हम चुड़ैलों से न डरते हों, लेकिन आप अपने लोगों के लिए इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मुझे डर है कि एक बार जब हम सबकी नज़रों के सामने आ जाएंगे तो चच के गुर्गे जल्द ही आपके दरवाजे पर दस्तक देने आएंगे। जब तक चुड़ैलें हमें राक्षसों के महीनों से आसानी से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं, तब तक उन्हें एहसास होगा कि चुड़ैलें बुरी नहीं हैं। इससे पहले कि रोलांड बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसे नाइटिंगेल ने रोक दिया। इसके अलावा एक और कारण है कि मैं लड़कियों को दूर ले जाना चाहता हूँ। अन्ना जल्द ही एक वयस्क बन जाएगी। वयस्कता? हाँ, ऐसा लग रहा था कि वह रोलांड के मन में संदेह देख सकती थी, इसलिए नाइटिंगेल ने शांति से समझाया, वयस्कता पहली बाधा है जिसे सभी चुड़ैलों को पार करना पड़ता है। जितनी देर से वे इस बाधा को पार करते हैं, इसे सहना उतना ही कठिन होता जाता है। आमतौर पर लोग अन्ना की तुलना में कम उम्र में चुड़ैल बन जाते हैं। महामहिम, क्या आप जानते हैं कि हमें शैतान का अवतार क्यों माना जा सकता है?